नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र दृष्टि के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में राष्ट्रीय परिदृश्य के टॉपिक को डिटेल में कवर कराया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना है कि इसके पूर्व में घटना चक्र दृष्टि के वन लाइनर करंट को कंप्लीट कराया जा चुका है। साथ ही साथ घटना सार के वन लाइनर करंट को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से उसे कवर कर लेंगे। राष्ट्रीय परिदृश्य में जो टॉपिक डिटेल में कवर किया जाना है उसको प्रारंभ करने से पहले एक बात स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए कि किसी भी टॉपिक को जब डिटेल में दिया जाता है तो उसमें ऐसे भी तथ्य सम्मिलित होते हैं जो उस टॉपिक की समझ को विकसित करते हैं। लेकिन जब आप कवर करेंगे उस टॉपिक को तो उसमें केवल उन्हीं तथ्यों को आप कवर करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस बात को केंद्र बिंदु में रखते हुए हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में की थी। यानी इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा योजना की घोषणा की गई थी। यहां पर अगर हम अगली बात को देखें तो याद रखिएगा 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी थी। क्लियर है? घोषणा की गई 15 अगस्त 2023 को और इसको आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 16 अगस्त 2023 को मंजूरी दी। यदि हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की अवधि की बात करें तो इसकी अवधि 5 वर्ष है, अर्थात 2023-24 से 2027-28 तक की इस योजना की अवधि है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगर हम बात करें कि इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कितने वित्तीय परिव्यय की बात कही गई है तो याद रखिएगा 13,000 करोड़ रुपए की वित्तीय परिव्यय की बात की गई है। किसके लिए? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए। किसी भी योजना को प्रारंभ करने का एक उद्देश्य होता है। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य है अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को बढ़ावा देना। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकारी की कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, कैसे उनको तैयार किया जाए, यह मूल उद्देश्य है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की। याद रखिएगा इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें ऋण सहायता भी प्रदान की जाएगी। अब देखिए जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ऋण सहायता दी जानी है इसमें 5% रियायती ब्याज दर पर पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए की ऋण सहायता दी जाएगी। कितने रुपए? पहली किस्त में 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए और कितने ब्याज दर पर? 5% ब्याज दर पर। क्लियर है? तो इस प्रकार कौशल उन्नयन, टूल किट का वितरण, उसका प्रोत्साहन, ये सभी बातें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सम्मिलित हैं। यदि हम इसकी क्राइटेरिया की बात कर लें तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पूरे भारत में यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों को यह सहायता प्रदान करेगी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को इसमें शामिल किया गया। कितने पारंपरिक व्यवसायों को? 18। इसमें कुछ नाम उल्लेख कर दे रहे हैं जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्र निर्माता, लोहार, हथौड़ा एवं टूलकिट निर्माता, इस तरह के स्वर्णकार, ताला बनाने वाले, इस तरह के कारीगरों को इसमें शामिल किया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ओबीसी समुदाय, बुनकर समुदाय, स्वर्णकार, लोहार, धोबी समुदाय, नाई, इन सभी लोगों को सशक्त बनाने की यह योजना है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है अमृत भारत स्टेशन योजना। याद रखिएगा ये जो अमृत भारत स्टेशन योजना है इस योजना के तहत देश भर में 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए यह अमृत भारत स्टेशन योजना को प्रारंभ किया गया। कितने स्टेशनों का पुनर्विकास करना है? 1309 स्टेशनों का। किस योजना के तहत? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। यानी टोटल जो स्टेशन का पुनर्विकास करना है उनकी संख्या है 1309, लेकिन 6 अगस्त 2023 को 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई पहले चरण में। और ये जो 508 रेलवे स्टेशन हैं ये 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत हैं। अगर हम बात कर लें कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की
तो उत्तर प्रदेश के 55 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो कि पहले चरण में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत उनका पुनर्विकास किया जाएगा। यही राजस्थान के भी 55 स्टेशन हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के 49 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। मध्य प्रदेश के 34 स्टेशन हैं। तो ये प्रमुख राज्य हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश के 55, राजस्थान के 55, बिहार के 49 स्टेशन। ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पर इतने स्टेशनों को पहले चरण में पुनर्विकास इनका किया जाएगा और पहले चरण में जो कुल स्टेशन है वो है 508। क्लियर है? अगर हम बात करें इन 508 स्टेशनों के पुनर्विकास में कितनी लागत आएगी तो याद रखिएगा जो निर्धारित लागत है वो है 24,470 करोड़ रुपए। क्लियर है? तो यहां पर याद रखेंगे कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत टोटल 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है, जिसमें पहले चरण में 6 अगस्त 2023 को 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई, जो कि 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 55 स्टेशन, राजस्थान में 55 स्टेशन, बिहार में 49 स्टेशन और मध्य प्रदेश के 34 स्टेशन इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें 508 स्टेशन के पुनर्विकास में खर्च की तो इसकी खर्च अमाउंट है 24,470 करोड़ रुपए। क्लियर है? इतनी बात आपको इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023। देखिए, अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात कर लें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अपनी जो मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक देती है यानी एचडीपी यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट देती है, इसी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबी सूचकांक को शामिल किया गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा वैश्विक लेवल पर जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है वो मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में शामिल रहता है और किसके द्वारा जारी होता है? यूएनडीपी के द्वारा। क्लियर है? और याद रखिएगा इसे जो शामिल किया गया था वो 2010 में किया गया था। कहने का तात्पर्य है कि 2010 में ही बहुआयामी गरीबी सूचकांक को मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में शामिल करके यूएनडीपी द्वारा इसे जारी किया जाता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो गरीबी सूचकांक को जारी किया जाता है इसमें 3 आयाम को ध्यान में रखा जाता है। पहला इसमें स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा और तीसरा है रहन सहन स्तर यानी लिविंग स्टैंडर्ड। यानी इन्हीं 3 आयामों को ध्यान में रखकर बहुआयामी गरीबी का मापन किया जाता है। क्लियर है? यहां जो आपका हेडिंग है वो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का। आपने वैश्विक स्तर पर तो देख लिया कि इसको यूएनडीपी जारी करता है, लेकिन अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना की, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नेशनल एमपीआई प्रोजेक्ट यानी एनएमपीआई, नेशनल, और एमपीआई का मतलब क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये फुल फॉर्म है इसका। देखिए, इसका जो उद्देश्य है वो वैश्विक स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति में इस बात का निर्धारण करना कि भारत में गरीबी से कितने लोग बाहर निकल रहे हैं या इसमें क्या सुधार हो रहा है। क्लियर है? यहां जो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसके कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग को नोडल मंत्रालय बनाया गया। क्लियर है? और भारत में जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है इसका निर्माण भी 3 आयामों के माध्यम से 12 संकेतकों के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी वैश्विक लेवल पर जो यूएनडीपी बहुआयामी गरीबी सूचकांक निर्धारित करती है वो भी 3 आयाम पर, और राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है वो भी 3 आयामों पर निर्धारित होता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रहन सहन का स्तर यानी लिविंग स्टैंडर्ड इसमें शामिल है। और कितने संकेतकों पर? तो 12 संकेतकों पर आधारित होता है। अगर हम बात करें 2023 की इस रिपोर्ट की तो याद रखिएगा 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट को जारी किया गया। ये जो रिपोर्ट थी ये इसका दूसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। इसका मतलब ये है कि इसका पहला संस्करण भी आया होगा। तो ये जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसका पहला संस्करण कब आया था? तो याद रखिएगा इसका पहला संस्करण 2021 में आया था। कब आया था? 2021 में। और 2023 में इसका दूसरा संस्करण आया है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो नई रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की, यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर आधारित है। ये जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है ये 2019 से 2021 के बीच किया गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NFHS5। क्लियर है? ये जो NFHS5 है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों पर आधारित है ये
राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 707 प्रशासनिक जिलों को इसमें कवर किया गया है। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो 2015 से 15-16 से लेकर 2019-21 के बीच में अगर हम बात करें कि कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, तो याद रखिएगा उनकी संख्या है 13.5 करोड़। कहने का मतलब यह है कि 2015-16 से 2019-21 के बीच में भारत में 13.5 करोड़ लोग अर्थात 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। यह डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इसी समान अवधि में यानी 2015-16 से 2019-21 के दौरान बहुआयामी गरीबी से मुक्त होने वाले लोगों की अगर हम संख्या के आधार पर राज्यों को देखें तो उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इस ड्यूरेशन में 3.43 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। वहीं बिहार दूसरे नंबर पर है जहां पर 2.25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है जहां पर 1.36 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए 2015-16 से लेकर 2019-21 के दौरान। याद रखिएगा ये जो राज्यों का क्रम है ये संख्या के आधार पर, यानी बहुआयामी गरीबी से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या के आधार पर पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर बिहार है और तीसरे पर मध्य प्रदेश है। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 2015-16 में बहुआयामी गरीबी लोगों का जो प्रतिशत था उससे घट गया है प्रतिशत 2019-21 में। क्लियर है? लेकिन आपको जो प्रतिशत याद रखना है वो 2019-21 का याद रखना है कि 2019-21 में जो बहुआयामी गरीबी में लोग हैं उनका प्रतिशत कितना है? 14.96%। यानी भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की जो संख्या का प्रतिशत है 2019-21 के दौरान ये कितना है? 14.96%। क्लियर है? अगला देखिए, अगर हम बात करें भारत में बहुआयामी गरीबी लोगों की संख्या में कमी की तो भारत में जो प्रतिशत में कमी हुई है वो कितनी हुई है? 9.89%। क्लियर है? जो आंकड़ा भी आपने पढ़ा था कि 13.5 करोड़ लोग अर्थात 135 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं, इसका जो प्रतिशत आंकड़ा है वो कितना है? 9.89%। यानी भारत में जो बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में जो कमी दर्ज हुई है वो कितनी है? 9.89%। क्लियर है? अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो 2019-21 में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत है वो है 19.28%। और वहीं अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र में बहुआयामी गरीबी प्रतिशत का तो वो कितना है? 5.27%। यही डेटा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगर हम बात करें उन तथ्यों की जिनको कहा गया कि भारत ने 2030 तक जो निर्धारित किया है कि वो एसडीजी लक्ष्य 1.2 जिसके अंतर्गत बहुआयामी गरीबी में न्यूनतम आधे की कटौती करना है, उसको निर्धारित समय से काफी पहले प्राप्त करने की दिशा में भारत बढ़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत 2030 की निर्धारित समय सीमा से काफी पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि एसडीजी लक्ष्य 1.2 में क्या है तो इसमें आप कहेंगे कि बहुआयामी गरीबी में न्यूनतम आधे की कटौती का जो लक्ष्य है वो एसडीजी लक्ष्य 1.2 के अंतर्गत है। और भारत की डेडलाइन इसको कब तक की कंप्लीट करने की है? 2030 तक की। लेकिन भारत इसको उसके समय सीमा से पहले ही इसको कवर कर लेगा। यहां पर अगर हम बात करें सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्यों की, उन राज्यों की बात कर ली जाए जहां पर सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है तो इस मामले में नंबर 1 पर बिहार है। यानी बिहार में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है। अगर हम 2019-21 का प्रतिशत आंकड़ा देख लें तो यह 33.76 है। दूसरे नंबर पर झारखंड है, तीसरे नंबर पर मेघालय है और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश, पांचवें पर मध्य प्रदेश है। यानी सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्यों का जो क्रम है उसमें नंबर 1 पर बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे मेघालय, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पांचवें पर मध्य प्रदेश है। तो याद रखेंगे बिहार नंबर 1 पर है और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या किस राज्य में है तो आपका जवाब होगा केरल में। याद रखिएगा केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। यहां पर जो प्रतिशत है वो है 0.55%। क्लियर है? अगर हम 2019-21 में केंद्र शासित प्रदेश पर अगर हम नजर डालें तो याद रखिएगा दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या बहुआयामी गरीबी में है और वहीं सबसे कम जनसंख्या जो बहुआयामी गरीबी में है वो कहां पर है? पुडुचेरी में। क्लियर है? यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है वो दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं द्वीप में है।
वहीं पुडुचेरी में सबसे कम बहुआयामी गरीबी है। क्लियर? अगर हम बात कर लें कि बहुआयामी गरीबी की संख्या में तेजी से कमी वाले राज्य की, तो यहां पढ़ चुके हैं कि टोटल 13.5 करोड़ लोग 2015-16 से 2019-21 के बीच में गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं, यानी 135 मिलियन लोग। और उस समय आपने पढ़ा था कि इसमें टॉप 3 जो स्टेट हैं जहां पर लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं, उसमें नंबर 1 पर संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। ये 3 स्टेट के नाम आपने पढ़े थे, चौथा उड़ीसा है और 5वां राजस्थान है। लेकिन आपको कम से कम टॉप 3 स्टेट के नाम याद होने चाहिए। क्लियर? अगला जो डेटा इसमें आपको ध्यान में रखना है वो 2015-16 से 2019-21 के मध्य बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में जो कमी हुई है और प्रतिशत के आधार पर कमी। याद करिए, मैंने कहा था कि जो आप ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो कमी आप देख रहे हैं गरीबों की, वो संख्या के आधार पर ये राज्यों का क्रम है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें प्रतिशत के आधार पर, तो याद रखिएगा प्रतिशत के आधार पर जहां सर्वाधिक कमी हुई है बहुआयामी गरीबी में, उसमें नंबर 1 पर बिहार है। देखिए, प्रतिशत जब निकलता है तो जो गरीबी रेखा से निकले हुए लोग हैं उनको वहां की टोटल पॉपुलेशन में उसका आंकड़ा निकाला जाता है, तब उसको हम कहते हैं इतने प्रतिशत लोग इस राज्य में गरीबी से निकले हैं। इसीलिए ये क्रम बदल जाता है। अब देखिए, अगर हम संख्या के आधार पर देख रहे थे तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में लोग गरीबी से निकले, वो था 3.43 करोड़ लोग। लेकिन प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, वहीं दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। तो याद रखिएगा, अगर जनसंख्या के आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि गरीबी से मुक्त होने वाले जो स्टेट में टॉप 3 हैं, तो उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बिहार और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। लेकिन अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 पर बिहार है, जहां पर 18.13 लोग गरीबी रेखा से निकले, यानी वहां पर इतने प्रतिशत गरीबी में कमी आई। मध्य प्रदेश में 15.94 और उत्तर प्रदेश में 14.75% की कमी आई है। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, यहां पर अगर हम जिलों की बात कर लें तो बिहार में अगर हम बात करें सर्वाधिक और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले की, तो देखिए बिहार में जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिला है वो है अररिया। कौन सा जिला है? अररिया। तो टॉप 3 देख लीजिए, सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले कौन है? अररिया नंबर 1 पर है, दूसरे पे पूर्णिया है और तीसरे पे सुपौल है। ये फैक्ट वही लोग ध्यान में रखेंगे जिनको बीपीएससी देना है, ये जो मैं बता रहा हूं। अगर हम बात कर लें न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिलों की, तो यहां पर सिवान नंबर 1 पर है, जहां पर न्यूनतम बहुआयामी गरीबी है सिवान, दूसरे नंबर पर मुंगेर और तीसरे पर रोहतास है। क्लियर है? ये थी बिहार की बात। देखिए, अगर 2015-16 से 2019-21 के बीच अगर हम बात करें कि बिहार का वो कौन सा जिला है जहां पर बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी हुई है, तो याद रखिएगा उस जिले का नाम है पूर्वी चंपारण। तो याद रखेंगे 2015-16 से 2019-21 के बीच में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी हुई है। क्लियर है? अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश के जिले में, और उत्तर प्रदेश के जिले में जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले जिले हैं उसमें नंबर 1 पर बहराइच है, यानी बहराइच में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी है। क्लियर है? दूसरे नंबर पे श्रावस्ती है, तीसरे नंबर पे बलरामपुर है। आपको टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट केवल देखना है, चौथे पर बदायूं और 5वें पर सीतापुर है। लेकिन अगर हम बात कर लें न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले जिले की, तो उत्तर प्रदेश में वो जिला जहां पर न्यूनतम बहुआयामी गरीबी है वो जिला है गाजियाबाद, उसके बाद लखनऊ है, फिर उसके बाद कानपुर नगर। क्लियर? तो यहां पर अगर न्यूनतम बहुआयामी गरीबी में देखें तो पहले नंबर पे गाजियाबाद, दूसरे नंबर पे लखनऊ, तीसरे नंबर पे कानपुर नगर, चौथे पर गौतम बुद्ध नगर और 5वें पर हापुड़ है। क्लियर? और अगर हम बात करें कि 2015-16 से 2019-21 के बीच में उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में सर्वाधिक कमी है, तब आपका जवाब होगा महाराजगंज। क्लियर? यानी महाराजगंज में 2015-16 से 2019-21 के बीच में सबसे ज्यादा कमी हुई है बहुआयामी गरीबी जनसंख्या में। क्लियर? कितने प्रतिशत है? 29.64%। क्लियर गया? तो इतनी बातें आपको यहां पर ध्यान रखना है किस टॉपिक के संदर्भ में? राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में। क्लियर? यानी 2023 में ये दूसरा संस्करण था। इसमें जो नोडल है एजेंसी है वो कौन है? नीति आयोग है, यानी नीति आयोग इसको जारी करता है। फिर आपने ये भी इसमें कवर किया था कि अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बहुआयामी मुक्त होने वाले राज्य कौन है संख्या के आधार पर, तो उसमें नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर बिहार और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। और टोटल जो पॉपुलेशन गरीबी से मुक्त हुई 2015-16 से 2019-21 के बीच में वो कितनी है? 13.5 अर्थात 135 मिलियन। क्लियर? तो ये सभी बातें आपको इसमें ध्यान में रखनी होगी। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है वैभव फेलोशिप योजना। देखिए, ये जो वैभव फेलोशिप योजना है, सबसे पहले तो ये समझिए कि ये वैभव शब्द आया कहां से था। तो याद रखिएगा अक्टूबर 2020 में भारत सरकार के द्वारा एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसका नाम था वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन
ये जो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन है, इसमें वैश्विक से VAI लिया गया, भारतीय से BHA लिया गया और वैज्ञानिक से V लिया गया और इस प्रकार से बना वैभव। क्लियर है? तो याद रखेंगे अक्टूबर 2020 में जो वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन था, इसी से बना है वैभव। क्लियर? ये जो योजना शुरू की गई है वैभव फेलोशिप योजना, इसका शुभारंभ किया गया 28 फरवरी 2023 को। 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया। तो अगर आपका प्रश्न ये हो कि वैभव फेलोशिप योजना किसके लिए है, तो याद रखिएगा ये भारतीय प्रवासियों के लिए है। और इसे प्रारंभ कब किया गया, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2023 के दिन। अगर ये पूछा जाए कि ये किस मंत्रालय के द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई, तो आपका जवाब होगा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा वैभव फेलोशिप योजना का प्रारंभ किया गया। क्लियर है? यहां पर याद रखिएगा वैभव कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए भारत सरकार ने 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की थी। क्लियर है? और ये जो वैभव फेलोशिप कॉल की घोषणा की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी या इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन किसने किया था, तो याद रखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। यानी इसकी नोडल एजेंसी कौन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो फेलोशिप है, जिसको आपने कहा कि वैभव फेलोशिप योजना, ये भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान किया जाएगा जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। यानी ऐसे प्रवासी भारतीय जो अपने जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश में वो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद हैं, यानी उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में वो अनुसंधान कर रहे हैं, ऐसे प्रवासी भारतीयों को वैभव फेलोशिप योजना का लाभ मिलेगा। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात याद रखिएगा, अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो वैभव फेलोशिप योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संसाधनों के अनुसंधान पारितंत्र में सुधार करना। यानी जो भारत में हायर एजुकेशन है या जो रिसर्च इकोसिस्टम है, इसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए वैभव फेलोशिप योजना लाई गई। क्लियर है? याद रखिएगा ये जो चयनित वैभव फेलोशिप है, इसमें जो कार्यक्षेत्र की पहचान की गई है वो है 18। क्लियर है? यानी 18 जो कार्यक्षेत्र में सम्मिलित भारतीय प्रवासी हैं उनको वैभव फेलोशिप योजना के तहत लाया जाएगा। क्लियर है? इतनी बात ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ये जो वैभव फेलोशिप योजना के तहत जो प्रवासी भारतीय होंगे वो भारतीय संस्थानों में अधिकतम 3 वर्ष तक उससे संबद्ध रह सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर वैभव फेलोशिप योजना के तहत याद रखिएगा। अगला जो टॉपिक है वो है माहिर। अगले टॉपिक का नाम क्या है, माहिर, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च। क्लियर है? और इसका नाम क्या रखा गया है, माहिर। क्लियर है? अब देखिए यहां पर जो सबसे पहला प्रश्न आपको उठ सकता है, पूछा जा सकता है, वो ये है कि ये जो राष्ट्रीय मिशन माहिर है इसका शुभारंभ कब किया गया, तो याद रखिएगा जून 2023 में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च अर्थात माहिर नामक इस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया। क्लियर है? यानी जो मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च है इसी का शॉर्ट फॉर्म है माहिर और ये राष्ट्रीय मिशन जून 2023 में प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा ये जो माहिर मिशन है इसका शुभारंभ केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त रूप प्रयास से किया गया। तो याद रखेंगे माहिर योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के कोलैबोरेशन से, तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कोलैबोरेशन से माहिर राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया। स्पष्ट है? अगर हम बात कर लें इस मिशन के ड्यूरेशन की, तो याद रखिएगा ये जो माहिर मिशन है इसका ड्यूरेशन होगा 2023-24 से लेकर 2027-28 तक, यानी 5 वर्षों के लिए। क्लियर है? तो याद रखेंगे माहिर मिशन जो है ये 2023-24 से लेकर 2027-28 तक 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए इसे तैयार किया गया। अब ये जो माहिर मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना, ये मूल उद्देश्य है किसका, माहिर राष्ट्रीय मिशन का। क्लियर है? यानी भारत को कैसे उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी का विनिर्माण केंद्र बनाया जाए, ये मूल उद्देश्य है किसका, माहिर राष्ट्रीय मिशन का। याद रखिएगा ये जो माहिर राष्ट्रीय मिशन है ये 2 स्तरीय मिशन है। क्लियर है? इसमें पहले जो स्तर है उसमें शीर्ष समिति है। क्लियर है? देखिए ये जो शीर्ष समिति है इसकी अध्यक्षता करेंगे केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा। और वही जो दूसरी समिति है जिसको कहा गया तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति, तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा की जाएगी, तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण अर्थात CEA के अध्यक्ष के द्वारा। देखिए यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहां इसमें याद रखनी है कि जो माहिर मिशन है यानी MAHIR, इस माहिर मिशन का जो सचिवालय है वो कहां पर होगा, तब आपका जवाब होगा CPRI बेंगलुरु में। अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये CPRI क्या है, तो CPRI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल
पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में माहिर मिशन का सचिवालय है। यह बात ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023। देखिए, ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 है, सबसे पहली बात तो ये समझना आवश्यक है कि ये किसके द्वारा जारी की जाती है। क्लियर है? यानी जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखिएगा ये भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में FSSAI कहते हैं, इसके द्वारा प्रतिवर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया जाता है। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को कौन जारी करता है, तो FSSAI द्वारा, अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। याद रखिएगा, ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसका जो पहला संस्करण था वो 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अर्थात 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। तो यहां पर दो बातें हैं कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है ये इसका जो पहला संस्करण आया था वो 2019 में आया था, और किस अवसर पर, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात कर लेते हैं इस सूचकांक के लाने के उद्देश्य की, यानी जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मापन करना। क्लियर है? अगर हम बात कर लें इस राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की, तो याद रखिएगा 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया साहब के द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया, यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SFSI 2022-23, ये 7 जून 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे जारी किया। और जो 2023 का ये रिपोर्ट है जो 2023 में जारी की गई 7 जून 2023 को, ये इसका 5वां संस्करण था। अभी हमने आपको बताया था कि ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है इसका पहला संस्करण आया था 2019 में, और 2023 में जो संस्करण है वो कौन सा है, 5वां संस्करण है। स्पष्ट हो गया? यहां पर अगर हम बात कर लें इसकी रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं, इसमें बड़े राज्यों में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो टॉप 5 बड़े राज्य हैं, अगर हम उन पर विचार करें तो सर्वाधिक अंक पाया है केरल ने, यानी पहली रैंक किसकी है, केरल की, दूसरी पंजाब की है, तीसरी तमिलनाडु की। क्लियर है? चौथे पर मध्य प्रदेश है और 5वें पर उत्तर प्रदेश है। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कुल प्राप्तांकों के आधार पर जो टॉप 5 बड़े राज्य हैं उसमें नंबर 1 पर केरल है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पर मध्य प्रदेश है और 5वें पर उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, याद रखिएगा। अगर हम बात कर लें बड़े राज्यों में बिहार की, तो याद रखिएगा बिहार 19वें स्थान पर है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23, और उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, 5वां। स्पष्ट हो गया? अगर हम बात कर लें छोटे राज्यों की, तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में पहले नंबर पर गोवा है, यानी इसका सर्वाधिक अंक है, दूसरे नंबर पर मणिपुर है, और छोटे राज्यों में जो तीसरे स्थान पर राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है। क्लियर है? यहां पर आप टॉप 3 स्टेट याद रखेंगे। अगर हम छोटे राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर जो राज्य उसकी बात करें, तो याद रखिएगा सबसे अंतिम स्थान पर छोटे राज्यों में मिजोरम है। किस रिपोर्ट की बात हो रही है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 की। क्लियर है? जिसको इंग्लिश में आपने कहा था स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स अर्थात SFSI। क्लियर है? अगर हम यही बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश की, तो याद रखिएगा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेशों के दृष्टिकोण से इसमें नंबर 1 पर जम्मू कश्मीर है, दूसरे नंबर पर दिल्ली है और तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। क्लियर है? अगर हम बात करें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अंतिम स्थान पर है, तो आपका जवाब होगा लक्षद्वीप। क्लियर है? तो ये बातें आपको राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के संदर्भ में याद रखना है कि इसको FSSAI के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसका पहला संस्करण 2019 में आया, इस बार जो 2023 में संस्करण है ये 5वां है। बड़े राज्यों में नंबर 1 पर केरल है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे तमिलनाडु है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, बिहार का 19वां स्थान है। अगर हम छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा नंबर 1 पर है। छोटे राज्यों में जो सबसे अंतिम स्थान पर है वो मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेश में जो नंबर 1 पर है वो जम्मू कश्मीर, दिल्ली दूसरे नंबर पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों में जो अंतिम स्थान पर है वो कौन है, लक्षद्वीप। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0। याद रखिएगा ये जो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 है ये 2021-22 के लिए है। अगर हम इसमें बात करें कि जो सूचकांक है इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलावों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक अर्थात PGI को डिजाइन किया।
पीजीआई का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स, यानी निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक। क्लियर है? किसके द्वारा इसको डिजाइन किया गया? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा। उद्देश्य क्या था? स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी जो बदलाव है उसको और उत्प्रेरित करना। क्लियर है? अब देखिए यहां पर जो बात आपको ध्यान रखनी है कि जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक आया, यानी पीजीआई आया, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ये सर्वप्रथम 2019 में आया। और किस ईयर के लिए आया? तो 2017-18 के लिए। क्लियर है? यानी पहला सूचकांक 2019 में आया और संदर्भ वर्ष क्या था? 2017-18। जैसे इस बार आया 2023 में और संदर्भ ईयर क्या है? 2021-22। ठीक उसी प्रकार से पहली बार यह सूचकांक आया 2019 में और संदर्भ वर्ष क्या था? 2017-18। क्लियर हो गया? यहां पर अगर हम बात करें इस पीजीआई 2.0 की, अब देखिए जब आपसे पीजीआई 2.0 कहा जाएगा तो आप क्या समझेंगे? परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 की। और ये किस ड्यूरेशन के लिए था? 2021-22 के लिए। क्लियर हो गया? याद रखिएगा पीजीआई 2.0 के तहत जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्रेडों में विभक्त किया गया वो है 10 ग्रेड। तो याद रखेंगे पीजीआई 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेड में विभक्त किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा इसमें जो सबसे अच्छा ग्रेड है, जो सबसे उच्चतम ग्रेड है, उसको कहा गया दक्ष ग्रेड। क्या कहा गया? दक्ष ग्रेड। दक्ष ग्रेड में जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कुल 1000 अंकों में 940 से अधिक अंक पाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी पीजीआई 2.0 में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया उनको 10 ग्रेड में बांटा गया और इसमें जो सबसे अच्छा ग्रेड है उसको कहा गया दक्ष ग्रेड। और दक्ष ग्रेड में वही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश होंगे जो 1000 अंकों में 940 से अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। क्लियर हो गया? वही जो सबसे न्यूनतम ग्रेड है उसको कहा गया आकांक्षी 3। और आकांक्षी 3 में वही स्टेट और वही यूनियन टेरिटरीज शामिल होंगी जिन्होंने 460 अंक प्राप्त करने वाले हैं। यानी जो स्टेट या यूटी 460 अंक तक प्राप्त करने वाले हैं उनको सबसे न्यूनतम ग्रेड आकांक्षी 3 में शामिल किया गया। स्पष्ट हो गया? अब अगला तथ्य देखिए, यहां पर एक बात और याद रख लीजिएगा कि जो पीजीआई 2.0 है यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, इसमें किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं किया है। क्लियर है? यह बात ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, यहां पर चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 2021-22 में जो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक आया यानी पीजीआई 2.0, इसमें जो सबसे टॉप ग्रेड है दक्ष, इसमें कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। उसके बाद आता है दूसरा ग्रेड उत्कर्ष का, इसमें भी कोई राज्य यूटी नहीं है। तीसरा अति उत्तम का, उसमें भी कोई नहीं। उत्तम में भी कोई नहीं। प्रचेष्ट में भी कोई नहीं। प्रचेष्ट 1 में कोई स्टेट नहीं। यानी जो ऊपर के 1 2 3 4 5 ऊपर के जो 5 ग्रेड हैं उसमें कोई भी स्टेट और कोई भी यूटी उसमें शामिल नहीं है। यहां पर प्रचेष्ट 2 में चंडीगढ़ और पंजाब को शामिल किया गया। ठीक है? यानी जो स्टार्ट हो रहा है जिसमें राज्य शामिल है वो है प्रचेष्ट 2 में, जिसमें चंडीगढ़ और पंजाब शामिल है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की, तो याद रखिएगा आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड में मध्य प्रदेश शामिल है। मध्य प्रदेश किस कैटेगरी में, किस ग्रेड में? आकांक्षी फर्स्ट में। क्लियर है? और अगर आकांक्षी 2 की बात करें तो आकांक्षी 2 ग्रेड में बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इसमें शामिल है। क्लियर है? आकांक्षी 2 में बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड शामिल है। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश आकांक्षी फर्स्ट में है। और अगर आकांक्षी 3 की बात करें, जिसका उल्लेख मैंने आपसे कहा था कि जो ग्रेड निर्धारित है उसमें जो सबसे निचला ग्रेड है वो है आकांक्षी 3 का। इसमें 3 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। किसके बारे में? पीजीआई 2.0 के बारे में, यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0, जो कि 21-22 के संदर्भ में है। क्लियर है? अगला जो टॉपिक है उसका नाम है NIRF, इंडिया रैंकिंग 2023। NIRF का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। क्लियर है? अब देखिए इसमें आपको क्या बात ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है और ये जो NIRF इंडिया रैंकिंग है इसकी शुरुआत कब हुई थी? क्लियर है? तो याद रखिएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क अर्थात NIRF की शुरुआत की गई थी 29 सितंबर 2015 को। यानी ये जो NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसकी शुरुआत हुई थी 29 सितंबर 2015 को। और किस मंत्रालय के अंतर्गत? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। स्पष्ट हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो NIRF है ये करेगा क्या, ये कैसे रूपरेखा ये तैयार कर रहा है? तो याद रखिएगा NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है। क्लियर है? और याद रखिएगा इंडिया रैंकिंग्स का जो प्रथम संस्करण है
वो कब आया था? अप्रैल 2016 में। तो याद रखेंगे NIRF का जो इंडिया रैंकिंग्स 2016 था, ये इसका पहला संस्करण था, ठीक है। यानी पहला संस्करण कब आया था? 2016 में। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 29 सितंबर 2015 में। स्पष्ट है? अब हम लोग बात कर लेते हैं ये जो NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2023 है, इसके संदर्भ में। अभी तक तो आपने इसके बैकग्राउंड को देखा, ये शुरू हुआ 29 सितंबर 2015 को और इसका पहला संस्करण आया था अप्रैल 2016 में। अगर हम इसके 2023 की रैंकिंग की बात करें कि जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 है, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत 5 जून 2023 को जारी किया गया। और जो 2023 में ये रैंक जारी की गई, ये इसका 8वां संस्करण था। कौन सा था? 8वां। और पहला संस्करण कब आया था? 2016 में। क्लियर है? याद रखिएगा, इसमें 5 कैटेगरी के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी गई। यानी जो NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी गई है, ये रैंकिंग 5 श्रेणियों के अंतर्गत दी गई है। हम लोगों को उन श्रेणियों को भी देखना है कि वो ऐसी 5 श्रेणी कौन है जिनको ध्यान में रखते हुए ये रैंकिंग तैयार की गई। तो इसमें ओवरऑल की एक कैटेगरी है, दूसरी कॉलेज की कैटेगरी, तीसरी विश्वविद्यालय, चौथा अनुसंधान और 5वां नवाचार। ये 5 ऐसी कैटेगरी हैं जिनके आधार पर उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी गई। क्लियर है? याद रखिएगा, इसमें कुल 8 विभिन्न विषयों में भी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई। अगर हम बात कर लें इंडिया रैंकिंग 2023 की तुलना करें पिछले से, तो इसमें क्या नया बदलाव हुआ है, तो याद रखिएगा, कई बार इसको स्टेटमेंट में भी पूछा गया है। तो याद रखेंगे, इंडिया रैंकिंग 2023 में जो बदलाव हुआ, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक नए विषय को इसमें शामिल किया गया। दूसरी बात कि नवाचार श्रेणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई। ये 2 बातें आप इंडिया रैंकिंग 2023 में जो बदलाव हुआ उसके संदर्भ में याद रखेंगे कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक नए विषय को शामिल किया गया और नवाचार श्रेणी में रैंकिंग पहली बार जारी की गई। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या आंकड़ा है NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 का। इसमें आपने देखा था कि 5 कैटेगरीज में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग दी गई है और उसमें सबसे पहले आपने देखा था समग्र श्रेणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरऑल कैटेगरी। अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो इसमें लगातार 5वें वर्ष IIT मद्रास को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 5वें वर्ष मद्रास नंबर 1 पर है। यानी मद्रास 2019 से 2023 तक जो उच्च शिक्षण संस्थानों की ओवरऑल कैटेगरी है, उसमें IIT मद्रास किस स्थान पर है? पहले स्थान पर। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि लगातार कितने वर्षों से IIT मद्रास नंबर 1 पर है, तो आपका जवाब होगा लगातार 5 वर्षों से, यानी 2019 से लेकर 2023 तक। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर हम लोगों को एक चार्ट के माध्यम से इंडिया रैंकिंग 2023 के शीर्ष 5 संस्थानों के नाम दिए गए, जिसमें पहले स्थान के संस्थान की तो बात हो गई कि ओवरऑल कैटेगरी में पहले स्थान पर IIT मद्रास है। वहीं ओवरऑल कैटेगरी में दूसरे स्थान पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है और तीसरे स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली है। ये ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 3 इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें आप पहले नंबर पर IIT मद्रास को जरूर याद रखिएगा। अगर हम ओवरऑल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के संस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर जो है, ये इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल कैटेगरी में यानी समग्र श्रेणी में 5वें स्थान पर है। तो याद रखेंगे कि जो समग्र श्रेणी है यानी ओवरऑल कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कानपुर जो है ये 5वें स्थान पर है। क्लियर है? अब देखिए, जिन लोगों को बिहार देना है उनके लिए ये तथ्य इंपॉर्टेंट है कि बिहार स्थित जो IIT पटना है उसको 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? ओवरऑल कैटेगरी में इंडिया रैंकिंग 2023 में। क्लियर है? यानी इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल कैटेगरी में बिहार का IIT पटना है, जिसको 66वीं रैंक मिली। और उत्तर प्रदेश का कौन सा संस्थान है? IIT कानपुर। और कौन सी रैंक मिली है? 5वीं। क्लियर हो गया? अब हम लोग अगली कैटेगरी को देख रहे हैं। अगली कैटेगरी है विश्वविद्यालय की, और विश्वविद्यालय की कैटेगरी में जो शीर्ष स्थान पर संस्थान है उसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किस स्टेट में है? कर्नाटक में। तो याद रखेंगे, विश्वविद्यालय के जैसे अभी आपने देखा कि ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पर IIT मद्रास है, ओवरऑल कैटेगरी में उत्तर प्रदेश का IIT कानपुर 5वां स्थान, ओवरऑल कैटेगरी में बिहार का IIT पटना 66वां स्थान। ठीक उसी प्रकार से विश्वविद्यालय कैटेगरी में जो शीर्ष स्थान पर है वो कौन है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में IISc के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम विश्वविद्यालय कैटेगरी में बिहार की बात करें तो बिहार का जो विश्वविद्यालय है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर है। क्लियर है? इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगली जो कैटेगरी है वो कॉलेज की, कॉलेज कैटेगरी में मिरांडा हाउस दिल्ली शीर्ष पर है। वहीं अगर हम बात कर लें अनुसंधान श्रेणी की, तो अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। याद रखिएगा, यही भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु विश्वविद्यालय कैटेगरी में भी नंबर 1 पर है। तो याद रखेंगे, भारतीय विज्ञान संस्थान अर्थात IISc बेंगलुरु विश्वविद्यालय कैटेगरी में और अनुसंधान कैटेगरी में दोनों में शीर्ष पर है। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है?
हम लोग अगली कैटेगरी को टच करते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है नवाचार की। और अभी आपने देखा था कि जो 2023 की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें पहली बार नवाचार श्रेणी को शामिल किया गया। क्लियर है? और देखिए, सबसे पहली बार नवाचार श्रेणी को शामिल किया गया और इसमें जो संस्थान नंबर 1 पर है वो है आईआईटी कानपुर। क्लियर है? और देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि आईआईटी कानपुर को नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है और वहीं ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी कानपुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर है? स्पष्ट हो गया? देखिए, एक एक तथ्य जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपको दिया जा रहा है। मेरा यह प्रयास है कि जो परिश्रम आप कर रहे हैं उससे कम परिश्रम मेरा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा परिश्रम मेरा होना चाहिए ताकि आपका लक्ष्य प्राप्त हो सके। क्लियर है? तो ये बात, इस बात को आप गंभीरता से लेते हुए आप इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए, हम लोग अगर बात कर लें इंजीनियरिंग क्षेत्र की, तो इसमें नंबर 1 पर आईआईटी मद्रास है। यानी ओवरऑल कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर और इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है। प्रबंधन के मामले में आईआईएम अहमदाबाद नंबर 1 पर है। फार्मेसी के बारे में बात करें तो इसमें राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद नंबर 1 पर है। चिकित्सा के मामले में अगर बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली नंबर 1 पर है। दंत चिकित्सा के मामले में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई नंबर 1 पर है। और वहीं अगर हम बात करें विधि विषय के क्षेत्र में यानी लॉ के क्षेत्र में, तो लॉ के क्षेत्र में जो संस्थान नंबर 1 पर है उसका नाम है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। क्लियर है? वास्तुकला और नियोजन के मामले में नंबर 1 पर कौन है? आईआईटी रुड़की। तो याद रखिएगा, आईआईटी रुड़की वास्तुकला और नियोजन विषय के मामले में शीर्ष पर है। स्पष्ट है? और अगर हम बात कर लें किसी कृषि और संबद्ध क्षेत्र की, तो इसमें नंबर 1 पर कौन है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। स्पष्ट हो गया? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है नए संसद भवन के उद्घाटन के संदर्भ में। क्लियर? यहां पर देखिए, जो नया संसद भवन है उसके अध्ययन से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो औपनिवेशिक युग था, यानी जब हम लोग ब्रिटिशर्स के अधीन थे, उस समय जो डेवलपमेंट हुआ संसद भवन को लेकर, जिसको कहा गया सेंट्रल विस्टा परिसर, इसके वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा, औपनिवेशिक युग में ब्रिटिश वास्तुविद थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन्होंने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उस वास्तुविदों का नाम बताइए जिसने औपनिवेशिक युग में सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी, तो उन वास्तुविदों का नाम क्या है? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। स्पष्ट है? और इसका उद्घाटन 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। देखिए, जब हम आपसे कह रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा परिसर, तो सेंट्रल विस्टा परिसर में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, इसके अलावा अभिलेख कार्यालय, ये सभी उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है? यानी इसके साथ ही साथ जो इंडिया गेट स्मारक और राजपथ है, ये सभी इसमें शामिल होंगे। क्लियर है? और याद रखिएगा, इसी में सेंट्रल भवन जो है सेंट्रल विस्टा के केंद्र में अवस्थित है। और वास्तुविद कौन थे? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अब हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं नए संसद भवन की। देखिए, जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन कब और किसने किया? तो याद रखिएगा, इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को, तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपए के सिक्के और स्मारक डाक टिकट को जारी किया था। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री महोदय ने जब संसद भवन का उद्घाटन किया 28 मई 2023 को, तो कितने रुपए के सिक्के को जारी किया गया या कितने रुपए का स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? तो आपका जवाब क्या होगा? 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किया। स्पष्ट है? यह भी बात याद रखिएगा कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो इसी अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष की जो स्पीकर की कुर्सी है, उसी के ठीक बगल में सेंगोल भी स्थापित किया गया। क्लियर है? अभी हम लोग सेंगोल पर डिटेल चर्चा करेंगे। उसके पहले हम लोग एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा कर लें कि जो नया संसद भवन है इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया। तो याद रखिएगा, नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद गुजरात में स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो याद रखेंगे, जैसे अभी आपने देखा था कि जो औपनिवेशिक युग में सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना थी वो ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार की। इसका उद्घाटन 1931 में हुआ था। ठीक उसी प्रकार से ये जो नया संसद भवन डिजाइन किया गया है, ये गुजरात की एक आर्किटेक्चर फर्म है जिसका नाम क्या है? HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसने इसको तैयार किया। क्लियर हो गया? अगला देखिए, यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो नया संसद भवन है, ये भवन किस आकार में है? तो याद रखिएगा, ये त्रिभुजाकार है। यानी जो नया संसद भवन है, आपने देखा भी होगा पिक्चर्स में या आप अगर वहां गए हो, ये त्रिभुजाकार है। और ये जो नया संसद भवन है ये 4 मंजिला है। क्लियर है? अगर ये पूछा जाए कि नया संसद भवन कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो आपका जवाब होगा लगभग
64,500 वर्ग मीटर में यह नया संसद भवन विस्तृत है। याद रखिएगा, इस नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं। कितने मुख्य द्वार हैं? 3। अब जरा इनके नाम भी आप याद रखेंगे। इसमें एक द्वार का नाम है ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम है शक्ति द्वार और तीसरे का नाम है कर्म द्वार। तो याद रखेंगे, नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। क्लियर? अगर आपसे यह पूछा जाए कि नए संसद भवन में लोकसभा के सदस्यों के लिए कुल सीटों की क्षमता क्या होगी, तब आपका जवाब होगा 888। यानी लोकसभा के सदस्यों के लिए जो कुल सीटों की क्षमता होगी इसमें, वो होगी 888। वहीं राज्यसभा के हॉल में जो कुल सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी वो होगी 384। यानी लोकसभा में जो सीटें टोटल हैं वो 888 लोगों की बैठने की क्षमता है, और राज्यसभा के हॉल में जो टोटल सदस्यों की बैठने की क्षमता है वो कितनी है? 384। क्लियर हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो नया संसद भवन है इसमें लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। यानी जो इसका थीम डिजाइन किया गया है लोकसभा के आंतरिक हिस्से का, वो किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पक्षी मोर पर। और वहीं पर जो राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। तो याद रखेंगे, राज्यसभा का जो इंटीरियर है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है, और वहीं लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। यानी राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है राज्यसभा का, और राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है लोकसभा का। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। क्लियर है? अगला देखिए, यह भी याद रखिएगा कि जो नया संसद भवन है इसी के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। कौन सा वृक्ष है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। अगर हम बात कर लें सेंगोल की, तो देखिए नए संसद भवन में जो सेंगोल की स्थापना हुई है, मैंने अभी आपको बताया कि जो लोकसभा स्पीकर की कुर्सी है उसी के ठीक बगल में। अगर हम इसके थोड़ा बैकग्राउंड को देखें तो 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर इस पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया था। यानी जिस सेंगोल की स्थापना इस नए संसद भवन में की गई, इसका निर्माण कब किया गया था? 14 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, इस सेंगोल को तमिल अधीन यानी तमिल धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। यानी ये जो सेंगोल है इसे एक तमिल अधीनम अर्थात एक धार्मिक मठ के द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो कि अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था। यानी जो ये सेंगोल था ये अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का ये क्या था? प्रतीक था। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये सेंगोल जो बनाया गया था इसकी लंबाई 5 फीट थी उस समय, और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। 14 अगस्त 1947 को जो पंडित नेहरू को सेंगोल प्राप्त हुआ था, इसे बाद में इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था, और इसी इलाहाबाद संग्रहालय से निकालकर 28 मई 2023 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया तो लोकसभा अध्यक्ष के आसन के ही समीप इस स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई। स्पष्ट हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया। आपसे पूछा जा सकता है कि इसके शीर्ष पर किसका चित्रण है, तो आपका जवाब क्या होगा? भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी का चित्रण है सेंगोल के शीर्ष पर। अगर हम इसके ऐतिहासिक पहलू को देखें तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों यानी जो हाई प्रेस्टिसेस थे उनके माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपा जाता था। तो याद रखिएगा, सेंगोल का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो किससे संबंधित होती है? चोल राजाओं से। स्पष्ट हो गया? याद रखिएगा, ये जो सेंगोल की स्वीकृति है ये उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। क्लियर है? अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि सेंगोल की स्वीकृति किस रूप में है, तो ये उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। क्लियर? तो ये पूरी बात थी आपकी नए संसद भवन के उद्घाटन और सेंगोल से संबंधित। अब हम लोग जो अगला टॉपिक कवर करेंगे वो अगला टॉपिक है उड़ान 5.1। देखिए, उड़ान 5.1 को समझने से पहले आपको उड़ान योजना को समझना होगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति की घोषणा की गई। तो याद रखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमानन नीति यानी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी? तो स्पष्ट रूप से याद रखिएगा 2016 में। क्लियर है? याद रखिएगा, इसी राष्ट्रीय नागर विमानन नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है उड़ान योजना। क्लियर है? यानी 2016 में केंद्र सरकार ने पहली बार नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ले आई, और इसी पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक महत्वपूर्ण घटक है उड़ान योजना। और अगर आपसे कभी उड़ान योजना का फुल फॉर्म पूछा जाए, पूर्ण रूप पूछा जाए, तो आप कहेंगे उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान का पूर्ण रूप है। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो आपका क्लियर कट जवाब होना चाहिए अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया। किस नीति के हिस्से के तहत? तो राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के तहत। क्लियर हो गया? और जो 2017 में उड़ान योजना के तहत पहली उड़ान
प्रारंभ हुई वो कहां से कहां तक के बीच में, तो याद रखिएगा शिमला से दिल्ली के बीच में। यानी उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ अक्टूबर 2016 में। इस उड़ान योजना के तहत जो पहली उड़ान प्रारंभ हुई वो अप्रैल 2017 में शिमला से दिल्ली के बीच में हुई थी। क्लियर हो गया। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि उड़ान योजना के तहत अब तक 4 चरणों को मंजूरी मिल चुकी है। इसमें उड़ान 1.0 है, उड़ान 2.0 है, उड़ान 3.0 है और उड़ान 4.0 है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि इन सभी 4 चरणों का जो नाम है वो उड़ान 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 है, लेकिन यहां हेडिंग में तो लिखा है उड़ान 5.1। इसको तो होना चाहिए उड़ान 5.0, तो यहां पर उड़ान 5.1 क्यों लिखा है? यही बारीकी है जो आपको समझना है। क्लियर है? इसी बारीकी को समझने के लिए, इन्हीं तथ्यों को समझने के लिए आपने ऑनलाइन स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब किया है। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उड़ान 5.0 की, तब हम लोग चर्चा कर लेंगे उड़ान 5.1 की। याद रखिएगा, इन 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की थी। यानी उड़ान 5.0 की शुरुआत कब हुई? 21 अप्रैल 2023 को। क्लियर है? और अगर आपसे कोई पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य है कि देश के जो दूर दराज या जो क्षेत्रीय इलाके हैं वहां पर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ उड़ान 5.0 की शुरुआत नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा 21 अप्रैल 2023 को की गई। क्लियर हो गया? यहां पर अब हम लोग समझते हैं कि ये उड़ान 5.1 क्या है। तो याद रखिएगा, 21 अप्रैल 2023 के बाद 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय के द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई उड़ान योजना को नाम दिया गया 5.1 योजना। क्लियर? यानी उड़ान योजना जो कि 5.0 है, ये 21 अप्रैल 2023 को तो प्रारंभ हो गई। इसी बीच 24 मई 2023 को नागर विमानन मंत्रालय ने हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए एक विशेष योजना की शुरुआत की, जिसका नाम क्या रखा गया? उड़ान 5.1। यानी जो उड़ान 5.0 है उसी के एक सब पार्ट के तौर पर उड़ान 5.1 योजना का शुभारंभ किया गया। और इसकी विशेषता क्या है कि ये हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष तौर पर ये योजना शुरू की गई, जिसका नाम रखा गया उड़ान 5.1। यानी उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उड़ान 5.1 का कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना। अब स्पष्ट हो गया ना? कोई तथ्य आपको अब परेशान नहीं करेगा। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है कर्नाटक विधानसभा चुनाव। देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 जो है, सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि 2023 में जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ ये किस क्रम का था। तो याद रखिएगा, ये 16वीं कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ 2023 में, क्योंकि जो कर्नाटक की 15वीं विधानसभा थी इसका कार्यकाल समाप्त हो रहा था 24 मई 2023 को। क्लियर है? तो कर्नाटक में 15वीं विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हुआ और 16वीं विधानसभा के लिए कर्नाटक में 2023 में चुनाव संपन्न हुए। क्लियर है? ये सबसे पहली बात ध्यान में रखना है आपको। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है कि कर्नाटक विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 224। कर्नाटक विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 224। यहां से प्रश्न आते हैं और इनमें से 224 में से 36 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 15 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित थी। यानी 224 में से 36 एससी कैटेगरी के लिए और 15 सीट एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित थी। यह कोई बहुत विशेष तथ्य नहीं है कि इसमें 73.19% का मतदान हुआ। यह बात यहां पर आप टोटल संख्या जरूर याद रखेंगे। अब जो अगली बात आपको ध्यान में रखनी है इस कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के संदर्भ में, वो ये है कि 20 मई 2023 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। यानी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री 20 मई 2023 को कौन बने? सिद्धारमैया। और वो किस पार्टी के हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। वहीं अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री का नाम है डीके शिव कुमार। क्या नाम है? डीके शिव कुमार। वो डिप्टी सीएम है। क्लियर? अगर हम थोड़ा नजर डाल लें कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम पर, तो अभी चर्चा हो गई कि टोटल यहां पर 224 सीट है, जिसमें से 36 सीट एससी के लिए और 15 सीट एसटी के लिए रिजर्व है। इन 224 सीटों के परिणाम में 135 सीटें प्राप्त हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटें प्राप्त हुई। क्लियर? ये दो बातें आप मोटे तौर पर याद रखेंगे। इतनी बात आपको केवल याद रखनी है, लेकिन ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हुआ था 2023 का, ये 16वीं कर्नाटक विधानसभा की एस्टेब्लिशमेंट के लिए किया गया। कर्नाटक में कुल 224 सीट है। वहां के मुख्यमंत्री का नाम सिद्धारमैया, वहां के डिप्टी सीएम का नाम डीके शिव कुमार और कांग्रेस को 224 में से 135 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी को 66 सीटें मिली। इतनी बात आपको केवल ध्यान में रखनी है। अगला जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23। अब ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 क्या है? तो याद रखिएगा 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में एनसीबी कहते हैं, इसके द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई।
तो अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत किसके द्वारा और कब की गई, तो आप क्या जवाब देंगे कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त की जो शुरुआत है वो 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी के द्वारा शुरू की गई। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त का उद्देश्य है हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन समुद्रगुप्त है ये दो लोगों के कोलैबोरेशन से चल रहा है। किसके? भारतीय नौसेना और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना मिलकर ऑपरेशन समुद्रगुप्त चला रही है। और इसका उद्देश्य क्या है? हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2022 में। किसके द्वारा? तो एनसीबी के द्वारा। क्लियर हो गया? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी चर्चा अभी क्यों शुरू हुई। याद रखिएगा, 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी ने एक अभियान चलाया जिसके तहत 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया। और ये जो 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया गया एनसीबी के द्वारा, ये किस अभियान के तहत जब्त किया गया? तो याद रखिएगा, इसे जब्त किया गया था ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत ही एनसीबी ने 2500 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन जब्त किया था। कब? 13 मई 2023 को। क्लियर है? इसीलिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 चर्चा में आया। क्लियर है? और यहां पर एक बात याद रखिएगा कि जो मेथाम्फेटामाइन है ये एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है और जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और याद रखिएगा, मेथाम्फेटामाइन मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन होता है जिसको कहते हैं डोपामाइन। इसकी मात्रा को बढ़ा देता है। क्लियर है? अब देखिए, एक नेचुरल यहां पर नाम आया डोपामाइन। याद रखिएगा, ये जो मानव मस्तिष्क में प्राकृतिक रसायन डोपामाइन है जिसको इंक्रीज कर देता है मेथाम्फेटामाइन, ये डोपामाइन शारीरिक गतिविधि और अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन इत्यादि के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है? यानी जो मस्तिष्क में प्राकृतिक रसायन डोपामाइन होता है ये शारीरिक गतिविधि और अभिप्रेरक यानी मोटिवेशन के लिए उत्तरदायी होता है। इसी की मात्रा को बढ़ा देता है कौन? मेथाम्फेटामाइन। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, साइंस में भी ये प्रश्न बन सकता है कि डोपामाइन शरीर में किस लिए उत्तरदायी होता है, तो आपका जवाब क्या होगा? शारीरिक गतिविधि और अभिप्रेरण के लिए उत्तरदायी होता है डोपामाइन। क्लियर हो गया? तो ये सारी बातें आप ऑपरेशन समुद्रगुप्त के नाम से याद रखेंगे, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने का मुख्य अभियान है। और इसको जो 2022 में प्रारंभ किया था वो एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। और ये ऑपरेशन एनसीबी भारतीय नौसेना के कोलैबोरेशन से चलाती है। क्लियर हो गया? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज। अब ये स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज क्या होता है? इसमें पहले पॉइंट में लिख रहा है कि भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य में है। और ये जो दो क्षेत्र हैं उसमें पूर्वी क्षेत्र में स्वर्ण त्रिभुज यानी गोल्डन ट्रायंगल और जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें स्वर्ण अर्धचंद्र है। इसी दोनों के बीच में भारत है। अब जरा इस स्वर्ण त्रिभुज और स्वर्ण अर्धचंद्र को और क्लियर करिए। याद रखिएगा, ये जो स्वर्ण त्रिभुज है इसके अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आते हैं। स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत कौन आता है? थाईलैंड, म्यांमार और लाओस। और वहीं जो स्वर्ण अर्धचंद्र है इसके अंतर्गत कौन आता है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बन सकता है कि स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत कौन सी कंट्री शामिल नहीं है। और तीन ऑप्शन लिखा रहेगा, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, और एक लिखा रहेगा पाकिस्तान। तो आपका जवाब क्या होगा? पाकिस्तान स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत नहीं है बल्कि ये स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत आता है। क्लियर? और ये जो स्वर्ण त्रिभुज है ये पूर्व में और पश्चिम में क्या है? स्वर्ण अर्धचंद्र। तो याद रखिएगा, इन्हीं दोनों के बीच में भारत है। और ये दोनों क्या है? ये दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। देखिए, ये जो पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र है इसके संदर्भ में 2022 में चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ था। किसके संदर्भ में? पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र के लिए। अब देखिए, 2022 में एक एमओयू हस्ताक्षर हुआ चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ के बीच में। अब ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई ये आईएएफ क्या है? तो आईएएफ का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयर फोर्स। तो याद रखेंगे, इंडियन एयर फोर्स अर्थात आईएएफ और चंडीगढ़ प्रशासन के बीच में एमओयू हस्ताक्षर हुआ 2022 में। किसके लिए? तो भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र की स्थापना के लिए। क्लियर हो गया? अब यहां पर करंट में क्या गतिविधि हुई? तो 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। तो भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कब? 8 मई 2023 को। और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना कहां हुई? तो चंडीगढ़ में। इसीलिए चंडीगढ़ प्रशासन और आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स के बीच में
एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे, क्योंकि ये जो पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र है, इसकी स्थापना हुई कहां? चंडीगढ़ में। क्लियर हो गया? फिर यह प्रश्न उठता है कि जो पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र है, इसको स्थापित करने की का उद्देश्य क्या था? तो इसके स्थापित करने का उद्देश्य है कि जो भारतीय वायुसेना है, यानी आईएएफ, यानी इंडियन एयरफोर्स है, इसके गौरवशाली इतिहास को लोगों तक पहुंचाना। यानी किस प्रकार इंडियन एयरफोर्स ने अतीत में भारत की सेवा की है और कौन कौन सी उपलब्धियों को हासिल किया है, इस गौरवशाली इतिहास को लोगों से इंट्रोड्यूस कराने के लिए पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया। क्लियर हो गया? इतनी बात आपको इसमें ध्यान में रखनी है। एक संक्षिप्त बात जो बहुत नॉर्मल है कि इस केंद्र में इसका देखरेख और प्रबंधन का जो दायित्व है वो चंडीगढ़ प्रशासन का होगा, लेकिन इस पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र में जो हथियार और उपकरण होंगे, इनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स की होगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है मणिपुर हिंसा। मणिपुर हिंसा निश्चित रूप से एक सभ्य समाज को कलंकित करने वाली घटना है, और इस घटना की चर्चा करना भी अपने आप में बहुत दुखी कर देने वाली ये बात है। हम लोग इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या पॉइंट महत्वपूर्ण है, इसको कवर करेंगे। सबसे पहले यहां पर मणिपुर को एक भौगोलिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से एक्सप्लेन किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो मणिपुर राज्य है, ये 3 राज्यों नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। तो मणिपुर किसके साथ सीमा साझा करता है? राज्यों में नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ। और इसके अलावा मणिपुर म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। क्लियर? अब देखिए, मणिपुर में टोटल 16 जिले हैं, ठीक है। और ये जो 16 जिले हैं, ये आमतौर पर राज्य में घाटी और पहाड़ी जिलों में विभाजित होते हैं। क्लियर? याद रखिएगा, जो मणिपुर के पहाड़ी जिले हैं, यहां पर जिलों की संख्या 5 और ये राज्य के 90% क्षेत्रों को आच्छादित करते हैं। कौन से? पहाड़ी जिले। और जो घाटी के जिले हैं, यानी जो वैली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये राज्य के 10% क्षेत्र में विस्तृत होते हैं। ये आपने मणिपुर की एक भौगोलिक स्थिति को देख लिया। अगर हम बात करें मणिपुर में जिस बात को लेकर यह हिंसा प्रारंभ हुई, उसमें यहां पर कुछ जाति समूह निवास करती हैं, उन्हीं के अधिकारों को लेकर यह हिंसा प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा, मणिपुर में जो निवास करने वाली प्रमुख जाति समूह है, उसमें एक है मैतेई, दूसरी है नगा और तीसरी है कुकी चीन। तो देखिए, यहां यह भी पूछा जा सकता है कि जो मैतेई जाति समूह है, यह मुख्य रूप से किस राज्य में? तो आप कहेंगे मणिपुर में। तो याद रखेंगे, मैतेई, नगा और कुकी चीन जो है, ये जाति समूह मणिपुर में निवास करते हैं। इनमें से जो मैतेई समुदाय है, ये घाटी जिलों में है, और जबकि जो नगा और कुकी चीन जनजाति है, ये पहाड़ी जिलों में है। क्लियर है? और अभी आपने देखा था कि पहाड़ी जिलों में 90% जो राज्य के क्षेत्र है वो आच्छादित है, और इन्हीं पहाड़ी जिलों में नगा और कुकी चीन जनजाति रहती है। और जो मैतेई जनजाति है, जो मैतेई जाति समूह है, वो कहां रहती है? घाटी जिलों में। क्लियर है? अब देखिए, इसमें मार्च 2023 में मणिपुर के उच्च न्यायालय ने, यानी मणिपुर हाई कोर्ट ने गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश किया। यानी मणिपुर की हाई कोर्ट ने मार्च 2023 में मणिपुर की राज्य सरकार से कहा कि जो आपके यहां पर मैतेई लोग हैं, इनको एसटी कैटेगरी का दर्जा देने पर आप विचार करें। जब यह आदेश मणिपुर उच्च न्यायालय से पारित हुआ, तो इसके विरोध में अखिल भारतीय जनजातीय छात्र संघ मणिपुर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ATSUM, इसने एक जनजाति एकजुटता रैली निकाली। किसने निकाली? ATSUM ने। और इसी के परिणाम स्वरूप मणिपुर में हिंसा भड़क गई। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम ये आपने देख लिया कि ये हिंसा होने का मूल कारण क्या था, और इसमें मैतेई के लिए मणिपुर उच्च न्यायालय ने इसको एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए कहा। और अगर इसके हम इतिहास को देखें मैतेई के, तो याद रखिएगा, 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय के पहले मैतेई को जनजाति के रूप में मान्यता थी। यानी जब 1949 में भारत संघ में मणिपुर का विलय हुआ, तो उससे पहले मैतेई जो थी वो जनजाति कैटेगरी में थी। परंतु जब संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का मसौदा तैयार हुआ, तो उसके बाद उनसे यह दर्जा छीन लिया गया था। ठीक है, जिसको री एस्टैब्लिश करने के लिए मणिपुर हाईकोर्ट ने विचार करने के लिए राज्य सरकार को कहा। अब देखिए, ये आपने जान लिया कि मणिपुर की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां पर कौन सी जाति समूह है, और इन जाति समूह के बीच में किस बात को लेकर यह विवाद हुआ। अब देखिए, जब मणिपुर हिंसा हुई, तो उसके लिए जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो याद रखेंगे, मणिपुर हिंसा पर जो जांच आयोग था, यह 4 जून 2023 को केंद्र सरकार ने गठित किया, और
यहां जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मणिपुर हिंसा के लिए जो जांच आयोग है, इसकी अध्यक्षता किसको सौंपी गई? तो याद रखेंगे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे अजय लांबा साहब को। तो याद रखिएगा, मणिपुर हिंसा की जांच आयोग की जो अध्यक्षता है वो पूर्व चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट अजय लांबा साहब ने की। और इसमें अजय लांबा साहब के साथ 2 अन्य सदस्य भी शामिल थे मणिपुर हिंसा के जांच आयोग में। उनके नाम को भी देख लीजिए। इसमें एक पूर्व आईएएस अधिकारी थे हिमांशु शेखर और दूसरे आईपीएस अधिकारी थे आलोक प्रभाकर। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए आयोग बना उसकी अध्यक्षता पूर्व चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट अजय लांबा साहब ने की। और वहीं 2 अन्य जो सदस्य थे उसमें हिमांशु शेखर और आलोक प्रभाकर शामिल थे। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। और यहां जो विरोध प्रदर्शन का जो मुख्य आधार था कि मैतेई को एसटी का दर्जा क्यों न दिया जाए, इसके बीच में तर्क यह था कि अगर इनको एसटी का दर्जा दे देंगे तो हमारे आरक्षण पर डकैती हो जाएगी। दूसरी बात, फिर एसटी का दर्जा पाने के बाद जो मैतेई समुदाय है वो पहाड़ी जिलों में भूमि क्रय करने लगेगा। इन्हीं सब बातों को लेकर जो अन्य जनजाति नगा और कुकी चीन थी वो इसका विरोध कर रही थी कि मैतेई को एसटी कैटेगरी का दर्जा नहीं मिलना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे। देखिए, मणिपुर में शांति समिति का भी गठन हुआ था। तो याद रखिएगा, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो आयोग था वो किसकी अध्यक्षता में? अजय लांबा की। और 2 अन्य सदस्य थे हिमांशु शेखर और आलोक प्रभाकर साहब। और अगर यहां पर मणिपुर में शांति समिति की बात की जाएगी, वो पूछा जाए कि उसकी अध्यक्षता किसने की, तो याद रखिएगा अनुसुईया उइके ने। ये अनुसुईया उइके कौन है? ये मणिपुर की राज्यपाल। तो याद रखिएगा, मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी की अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया गया और अनुसुईया उइके उस समिति की अध्यक्षता करेंगी। क्लियर है? ये शांति समिति थी। और वो जो अभी आपने पढ़ा था वो मणिपुर हिंसा की जांच आयोग थी। क्लियर है? दोनों को स्पष्ट याद रखिएगा। अगर हम बात कर लें इस मणिपुर की शांति समिति के अन्य सदस्यों की, तो अध्यक्षता तो आपने देख लिया अनुसुईया उइके साहिबा ने की। इसमें मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह थे। मणिपुर राज्य के कुछ मंत्री, सांसद और विधायक थे। इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं, पूर्व सिविल सेवक हैं, शिक्षाविद हैं, विभिन्न जाति समूह के प्रतिनिधि हैं। किसमें? मणिपुर में जो शांति समिति का गठन किया गया उसमें। क्लियर? तो ये बातें आपको इसमें केवल ध्यान में रखनी। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेषण सर्वेक्षण 2021-22। देखिए, ये जो राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेषण सर्वेक्षण 2021-22 है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अर्थात यूएनआईडीओ के संयुक्त अध्ययन में ये सर्वे किया गया। यानी जो राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण है 2021-22, ये 2 संस्थाओं के कोलैबोरेशन से हुआ। एक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, और दूसरा है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन अर्थात यूएनआईडीओ अर्थात यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में निर्माण फर्मों के नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो सर्वेक्षण है ये 2011 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रथम राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के फॉलोअप में किया गया। यानी जो पहला राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण आया था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, वो कब आया था? 2011 में। क्लियर हो गया? अब यहां पर हम लोग इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो 27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेषण सर्वेक्षण 2021-22 को जारी किया गया। यानी जो राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेषण सर्वेक्षण 2021-22 है, ये कब जारी किया गया? 27 अप्रैल 2023 को। और ये जो सर्वेक्षण जारी हुआ, ये फर्म स्तरीय सर्वेक्षण और दूसरा है नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली। तो याद रखिएगा, ये जो फर्म स्तरीय सर्वेक्षण है, इसी से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को एक सूचकांक में परिवर्तित किया गया और उस सूचकांक का नाम क्या रखा गया? भारत विनिर्माण नवोन्मेषण सूचकांक। क्लियर है? इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IMII, यानी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022। क्लियर है? ये फर्म स्तरीय सर्वेक्षण से प्राप्त जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको एक सूचकांक में जारी किया गया, जिसको आप कह रहे हैं भारत विनिर्माण नवोन्मेषण सूचकांक 2022। इसमें 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसमें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि इस बड़े राज्यों की रैंकिंग में जिस सूचकांक का नाम क्या है? भारत विनिर्माण नवोन्मेषण सूचकांक 2022, यानी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स। इसमें बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यानी बड़े राज्यों में पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक, दूसरे स्थान पर तेलंगाना और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। किसमें? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार इसमें अंतिम स्थान पर। जिनको बिहार स्पेशल देना है, याद रखिएगा, बिहार का जो स्थान है वो कौन सा है? अंतिम स्थान है। किसमें? इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022 में। और बड़े राज्यों में नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक है, दूसरे पे तेलंगाना है और तीसरे पे तमिलनाडु। जिनको उत्तर प्रदेश संबंधित परीक्षाएं देनी है वो याद रखेंगे कि
IMII यानी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश का स्थान 8वां है। कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश का? 8वां। यहां पर अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात कर लें तो पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान है। केंद्र शासित प्रदेश में या शहरी राज्यों में अगर देखें तो दादरा नागर हवेली, दमन और दीव पहले स्थान पर है और वहीं जम्मू कश्मीर इसमें अंतिम स्थान पर है। ये इतनी बातें आपको यहां पर इस सूचकांक के अंतर्गत याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है भारत में जल निकायों का प्रथम जनगणना। तो याद रखिएगा, भारत में जल निकायों की जो प्रथम गणना है उसमें अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लें तो वर्तमान में भारत विश्व का लगभग 18% यहां पर जनसंख्या निवास करती है, यानी विश्व की लगभग 18% जनसंख्या भारत में है। लेकिन यहां पर वैश्विक जल संसाधनों का केवल 4% ही भारत में विद्यमान है। ये दोनों डेटा आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? और याद रखिएगा कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संपूर्ण देश में पहली बार जल निकायों की गणना संचालित की गई। पहली बार किस मंत्रालय के द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और ये जो गणना की जा रही है भारत में जल संसाधनों की, इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों जल निकाय हैं। जैसे इसमें तालाब, टैंक, झील, ये सभी जो है शामिल है। अब आइए जरा इसकी रिपोर्ट पर ध्यान रखते हैं। अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गणना संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। कब आई? अप्रैल 2023 में। और किसके द्वारा? तो ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है सभी जल निकायों होते हुए एक राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास करना। क्लियर? यानी ये जो भारत में जल निकायों की पहली गणना की रिपोर्ट आई केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, इनका उद्देश्य था कि सभी जल निकायों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जाए। देखिए, जो देश में कुल जल निकाय की संख्या है वो कितनी है? 24,24,540। तो याद रखेंगे, देश में जो कुल जल निकाय हैं वो 24,24,540 हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल निकायों की संख्या है वो है 23,55,055। कितना है? 23,55,055 जल निकाय ग्रामीण क्षेत्र में है और वहीं शहरी क्षेत्र में 69,485 जल निकाय हैं। किसमें? शहरी क्षेत्र में। यदि हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो देश में जो कुल जल निकाय हैं उसका 97.1% ग्रामीण क्षेत्र में और 2.91% शहरी क्षेत्र में जल निकाय है। ये महत्वपूर्ण डेटा है, याद रखिएगा। इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा कि जल निकायों की संख्या के मामले में शेष 5 जो राज्य हैं उनको देख लीजिए। यानी जल निकाय संख्या के मामले में सबसे ज्यादा किसमें है? पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जल निकाय। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, जल निकायों की संख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर कौन सा प्रदेश है? उत्तर प्रदेश। तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा उड़ीसा और पांचवें पर असम है। क्लियर है? और पहले पर कौन है? पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, जल निकायों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। अब हम इन जल निकायों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या के आधार पर राज्यों के क्रम को देखेंगे। देखिए, अगर हम शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक जल निकाय की बात करें तो उस मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक जल निकाय के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे पे केरल है। और याद रखिएगा, शहरी निकायों में, शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा, पहले पे पश्चिम बंगाल और चौथे पर उत्तर प्रदेश। और वहीं अगर हम लोग बात कर लें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में जल निकायों की संख्या के मामले में नंबर 1 पर कौन है? पश्चिम बंगाल और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जल निकाय के मामले में दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेट है, तो आपका सीधा जवाब होगा उत्तर प्रदेश। और वहीं शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सर्वाधिक जल निकाय के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। ठीक है? तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगर हम बात कर ले कुल जल निकायों की, तो कुल जल निकायों में जो 78% है ये मानव निर्मित है और 22% जो है वो प्राकृतिक जल निकाय है। क्लियर है? और उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में जल निकायों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 2,45,087। कितने हैं? 2,45,087। ये भी डेटा याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश का जो ये कुल जल निकाय है 2,45,087, अगर हम इसको ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बांट दें तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी संख्या हो जाती है 2,40,139 और शहरों में जो उत्तर प्रदेश में जल निकाय हैं वो है 4,948। प्रतिशत के मामले में 97.98% उत्तर प्रदेश में जो जल निकाय है उसमें इतना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में है और 2.02% शहरी क्षेत्र में जल निकाय है। क्लियर? तो ये बातें आप यहां पर ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य। देखिए, जल बजट क्या है, सबसे पहले तो ये बात हो जाए। देखिए, जल बजट यानी वाटर बजट का मतलब ये है कि किसी प्रणाली में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले जल की मात्रा का मापक। क्लियर? यानी किसी प्रणाली में जल जाने यानी प्रवेश करने और वहां से बाहर निकलने में जो जल की मात्रा का मापक है उसी को जल बजट कहते हैं। क्लियर? अब हम इसमें जो करंट में गतिविधि हुई उस पर देखें तो याद रखिएगा 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री
पिनराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया। यानी जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। और यहां पर 17 अप्रैल 2023 को पिनराई विजयन साहब ने जल बजट प्रस्तुत किया। और याद रखिएगा, भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि केरल सरकार ने किस उद्देश्य से जल बजट को अपनाया, तो उसका जवाब होगा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए। क्लियर है? और यह पहला स्टेट है केरल। इतनी बात आप केवल ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है वो है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 है, यह सम्मेलन 22 से 24 मार्च 2023 के बीच न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न हुआ। तो याद रखेंगे, ये जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है 2023 का, ये 22 से 24 मार्च 2023 के बीच कहां पर संपन्न हुआ? न्यूयॉर्क के अमेरिका, यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और याद रखिएगा, ये जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ, इस सम्मेलन में जो सह मेजबानी की है वो किसने की है? तो याद रखिएगा, सह मेजबानी का जो काम है वो ताजिकिस्तान और नीदरलैंड ने किया। किसने? ताजिकिस्तान और नीदरलैंड में। तो याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ, इस सम्मेलन में सह मेजबानी की थी ताजिकिस्तान और नीदरलैंड ने। याद रखिएगा। और यहां पर अगर हम इसके पास्ट को देख लें तो 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल के लिए समर्थित दूसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। यानी पूर्ण रूप से जल पर आधारित जो सम्मेलन पहली बार हुआ था वो 1977 में अर्जेंटीना में हुआ था, और दूसरा पूर्णतः जल से समर्थित संयुक्त राष्ट्र का जो सम्मेलन हुआ वो अब कहां हुआ? अमेरिका के न्यूयॉर्क में 22 से 24 मार्च 2023 को, जिसमें सह मेजबानी के तौर पर ताजिकिस्तान और नीदरलैंड शामिल थे। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक देखिए। अगला जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। देखिए, जो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 है, इसमें एक बात आपको ध्यान में रखना है कि चिकित्सा उपकरणों का व्यापक वर्गीकरण जो है निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। वो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रत्यारोपण, उपभोग यानी डिस्पोजेबल या सर्जिकल उपकरण। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है कि भारत सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, यानी भारत सरकार के सहयोग से 4 चिकित्सा उपकरण पार्क किन राज्यों में स्थापित होंगे? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। यह फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दी। यानी जो केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को, वो कब मिली? अप्रैल 2023 में। क्लियर हो गया? याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 थी, इसके तहत चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के तहत यह डिसाइड किया गया कि वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% हिस्सेदारी हम लोगों की होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरा जो टारगेट है कि 2030 तक चिकित्सा उपकरण में वर्तमान के 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से इसे 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। क्लियर है? यानी 2030 तक जो चिकित्सा उपकरण में वर्तमान में 11 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, इसको बढ़ाकर हम लोग 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाएंगे। और यहां पर यह भी बात याद रखिएगा कि जो नीति है, कौन सी? राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023, ये चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की भी परिकल्पना करती है। क्लियर? यानी ये जो नीति है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के भी गठन की बात कहती है। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो टॉपिक है वो है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। तो देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है, इसके संदर्भ में अप्रैल 2023 में एक विज्ञप्ति जारी की गई, और इस विज्ञप्ति में बताया गया कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में जो अरगम गांव है, यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, अप्रैल 2023 के विज्ञप्ति के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का बांदीपुरा जिले का अरगम गांव, क्या नाम है? अरगम, ARAGAM, अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा। याद रखिएगा, ये जो कार्य किया गया, ये गैर सरकारी संगठन सरहद द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से किया गया। क्लियर? कौन सा गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो है सरहद, और इसमें सहयोग किया था जम्मू कश्मीर सरकार ने। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए इसी परिप्रेक्ष्य में, अगर मान लीजिए इस तथ्य को अगर देखा गया और इसके पास्ट के कुछ तथ्यों को लिया जाए और उसमें पूछा जाए कि विश्व का पहला पुस्तक नगर कौन है, तो याद रखिएगा हे ऑन वे, क्या नाम है? हे ऑन वे। हे ऑन वे जो है ये विश्व का पहला पुस्तक नगर है। क्लियर है? अभी आपने पढ़ा कि जो
भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम है वो कहां पर, उसका नाम क्या है, अरगम, किस जिले में, बांदीपुरा में। उसी तरह यह पूछा जाए कि अगर विश्व का पहला पुस्तक नगर कौन है, यानी वर्ल्ड फर्स्ट बुक टाउन कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा, हे ऑन वे। और ये कहां पर है, हे ऑन वे कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में। कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में। तो याद रखेंगे यूके के वेल्स में विश्व का पहला पुस्तक नगर है जिसका नाम है हे ऑन वे। क्लियर है। अगला देखिए, यहीं पर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में किसे मान्यता दी गई। अभी तो आपने पढ़ा कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम अरगम, लेकिन अगर आपसे प्रश्न यह पूछ लिया जाए कि देश का पहला पुस्तक ग्राम के रूप में किसे मान्यता दी गई, तो याद रखिएगा मई 2017 में उस गांव का नाम था भिलार। क्या नाम था, भिलार। तो याद रखेंगे देश के पहले पुस्तक ग्राम के तौर पर मान्यता भिलार गांव को दी गई मई 2017 में। और ये जो भिलार गांव है ये कहां से है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के सतारा जिले में। क्लियर हो गया। अगर हम बात कर लें अप्रैल 2022 में झारखंड के जामताड़ा जिले में हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला। तो इस तरह प्रश्न पूछा जाएगा कि देश का पहला जिला जहां पर हर गांव में पुस्तकालय है, तो याद रखिएगा वो झारखंड का जामताड़ा जिला है। क्लियर है। और अगला प्रश्न इससे संबंधित है कि दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित हुआ। अब आप देख रहे हैं एक टॉपिक था, उससे संबंधित 4 प्रीवियस जो फैक्ट थे उसको यहां पर कोरिलेट करिए, और सभी महत्वपूर्ण है। ये जरूरी नहीं है कि यही पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम कौन सा है, और जो दूसरे तथ्य हैं ये पुराने हैं इसलिए हम नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आपके साथ कोई सिंपैथी नहीं है, पूछा जाएगा। और उस समय का ये करंट था, लेकिन देखिए आज भी ये स्टैटिक पार्ट के तौर पर है, ये प्रश्न आज भी वैलिड है। क्यों, क्योंकि ये देश का पहला हो गया। तो देखिए यहां पर आपने 4 प्रश्नों को देखा है, मैं एक बार इसको समराइज कर दे रहा हूं, आपको आसान हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम, तो आपका जवाब होगा भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम होगा अरगम, किस जिले में है, उस जिले का नाम है बांदीपुरा, जम्मू कश्मीर राज्य में। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि देश का पहला पुस्तक ग्राम के तौर पर किसको मान्यता दी गई, तो आपका जवाब हो जाएगा भिलार, कहां पर है, सतारा महाराष्ट्र में। तीसरा प्रश्न बनेगा कि देश का पहला जिला जहां के हर गांव में पुस्तकालय, तो याद रखिएगा उस जिले का नाम है जामताड़ा, झारखंड राज्य में। तीसरा प्रश्न बनेगा कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, केरल का धर्मदम। क्लियर है। अब प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। देखिए ये जब वन लाइनर में भी था तभी मैंने इसको डीप में एक्सप्लेन किया था, हम लोग इसको संक्षिप्त में देख लेते हैं कि अरावली ग्रीन वॉल परियोजना क्या है। देखिए अगर हम अरावली पर्वत श्रृंखला की आपसे चर्चा कर लें तो ये भारत में 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ये विस्तृत है। कौन से वो 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसमें दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अरावली पर्वत श्रृंखला है। और आप ये भी जानते हैं कि भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है कौन, अरावली पर्वत श्रृंखला। क्लियर है, जो इन 4 राज्यों में है। और वर्तमान परिस्थिति को अगर हम बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये अपक्षय और अपरदन के कारण अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। तो याद रखिएगा ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। क्यों, क्योंकि ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और यहां पर लंबे समय तक अपक्षय और अपरदन की क्रिया हुई, इसलिए ये अरावली पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में विद्यमान है। क्लियर है। और जब यहां पर अपक्षय और अपरदन लगातार हो रहा है और ये अवशिष्ट पर्वत बन गया, इसीलिए यहां पर अपक्षय, अपरदन और मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण से रोकने के लिए ही अरावली ग्रीन वॉल परियोजना शुरू की गई। अब आपको कंफर्म हो गया ना कि जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है ये क्यों लाई गई, कि ताकि हम ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यहां पर जो अपक्षय, अपरदन या जो मरुस्थलीकरण हो रहा है या भूमि का क्षरण हो रहा है इसको रोका जा सके। क्लियर है। अब देखिए इसके लिए क्या शुरुआत की गई, तो उत्तर प्रदेश में सेंट्रल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, ये सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये इनके द्वारा इस अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया। क्लियर है। और ये जो शुभारंभ हुआ था अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का, ये अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च। और ये कहां से शुरू हुआ, तो हरियाणा के टिकली गांव में। तो याद रखेंगे अरावली ग्रीन वॉल परियोजना अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को प्रारंभ हुआ और ये कहां से शुभारंभ हुआ इसका, हरियाणा के टिकली गांव से। क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसके तहत अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास 5 किलोमीटर के बफर को हरित बनाने का लक्ष्य है। क्लियर है। और याद रखिएगा इसके तहत क्या होगा, इस क्षेत्र में जो भूक्षरण हो रहा है या जो अपरदन हो रहा है, जो मरुस्थलीकरण हो रहा है या जो भूमि क्षरण, ये क्या होगा, रुकेगा। क्लियर है। और याद रखिएगा इस परियोजना के तहत इन 4 राज्यों के 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है और उसमें ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना चल रही है। क्लियर है। और वो 4 राज्य कौन है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली। इतनी बात आप ध्यान में यहां पर रखिएगा। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चल रहे हैं, उसका नाम है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की जो नीति है 2022-23।
देखिए, अगर हम खाद्य प्रसंस्करण की बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की कड़ी है। और अगर हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की बात कर लें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32%, जीडीपी का 14% और निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6%। क्लियर है? मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है ये भारत की खाद्य बाजार का 32%, जीडीपी का 14%, निर्यात का 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। और वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 6%। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? 6%। और याद रखिएगा इसे 20% लाने का लक्ष्य रखा गया है। क्लियर है? यानी जो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27 है, इसके तहत यह कहा गया कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, इसको हम बढ़ाकर 6% से 20% करेंगे। क्लियर है? और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है ये तृतीयक स्तर का है। किस स्तर का है? तृतीयक स्तर का है। यह भी बात आपको ध्यान रखना होगा। अब यहां पर एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27 को मंजूरी दी। देखिए इसका ड्यूरेशन याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27। याद रखिएगा ये जो नीति है ये अगले 5 वर्षों तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन तक ये प्रभावी रहेगी। क्लियर है? कौन सी नीति की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-23। क्लियर है? इतनी बात आप यहां पर ध्यान रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-27 है, इसके कार्यान्वयन के लिए खाद्य एवं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग इसका नोडल विभाग है और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इसकी नोडल एजेंसी है। क्लियर है? यह भी बात आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022-23 का नोडल विभाग कौन है इसका क्रियान्वयन का? तो आपका जवाब होगा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग है और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय इसकी नोडल एजेंसी है। क्लियर? और इसमें 2 टारगेट जो महत्वपूर्ण है उसको आपको जरूर याद रखना है कि जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है, इसको 20% तक लाना। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इसका जो अगली नीति है वो 5 वर्ष या नई नीति तक इसका क्रियान्वयन होगा। और उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तृतीयक स्तर का है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए जब आप लोग वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि यहां पर पॉलिटी के सेक्शन से भी प्रश्न बन सकता है। वो ये बन सकता है कि किस आधार पर किसी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। यहां पर उसका जिक्र किया गया है, हम लोग यहीं पर उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो याद रखिएगा किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में जो मान्यता दी जाती है वो चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत दिया जाता है। क्लियर है? किस आदेश के तहत? चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या क्या मानदंड है जिसके आधार पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। तो उसमें पहली कंडीशन लिखी है कि लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुए हों, साथ ही साथ उसने लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटें जीती हों, तब उसको क्या मिलेगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। दूसरी कंडीशन है कि लोकसभा के पिछले चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटें जीती हों और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए। क्लियर? इस आधार पर उसको राष्ट्रीय दल के तौर पे मान्यता मिलेगी। और तीसरी कंडीशन लिखी है कि उस राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। ये जो शर्तें दी गई हैं इनमें से अगर वो किसी एक शर्त को भी पूरा कर ले तो उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगी। क्लियर? या तो वो राजनीतिक दल 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में हो, ये यहीं से प्रश्न ज्यादा बनता है, या लोकसभा के पिछले चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटें जीती हों और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित होकर गए हों, या लोकसभा या विधानसभा की किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हुआ हो और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हो। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक फुलफिल करिए और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले जाइए। इस क्राइटेरिया को इसमें पूरा किया आम आदमी पार्टी ने और 10 अप्रैल 2023 को आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल के तौर पर दर्जा मिला। आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी
कि राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, और आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। यहां पर मेरे समझ से और अधिक इंपॉर्टेंट जो प्रश्न यहां बन सकता है, क्योंकि ये तो बात बहुत पॉपुलर हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया, लेकिन यहां यह चर्चा उठ रही है कि ऐसे वो कौन से दल हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस हो गया। तो याद रखिएगा, यहां पर 3 दल ऐसे हैं जिनसे राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस हुआ। उसमें से एक दल है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी AITMC, दूसरा दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो कि CPI है, और तीसरा दल है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP। इन तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस हुआ, याद रखेंगे। और अगर पूछा जाए कि वर्तमान समय में देश में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 6 राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान समय में। क्लियर है? अगला देखिए। अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो आम आदमी पार्टी थी, इस आम आदमी पार्टी को कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दर्जा प्राप्त हो गया था। क्लियर है? वो कौन कौन से 4 राज्य थे? तो एक तो गुजरात, पंजाब, गोवा और दिल्ली। क्लियर है? गुजरात, पंजाब, गोवा और दिल्ली, इसमें उसको राज्य स्तरीय दल के तौर पे मान्यता प्राप्त हुई। और याद रखिएगा, आपने ये जो तीसरी कंडीशन पढ़ी थी कि यदि किसी राजनीतिक दल को 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के तौर पे मान्यता प्राप्त है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाएगी। क्लियर है? तो इन्होंने इसको फुलफिल कर लिया। हाँ, अब हम लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो चुनाव चिन्ह आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 है, इसके तहत राज्य के अंतर्गत राजधानी दिल्ली शामिल है। क्लियर है? इसीलिए दिल्ली को वहां पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं, उसको उसने राज्य के तौर पर ही इसमें शामिल किया। तो वो जो मिनिमम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का जो मापदंड था, वो इन्होंने पूरा कर लिया। इनका चुनाव निशान झाड़ू है, आप सभी जानते हैं। अभी हम लोगों की चर्चा हुई थी कि राष्ट्रीय दलों की जो वर्तमान संख्या वो 6 है। अब जरा उन दलों के नाम देख लीजिए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसको आप INC कहते हैं, BJP है, भारतीय जनता पार्टी, BSP है, बहुजन समाज पार्टी, CPIM है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। याद रखिएगा, CPI से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस हो गया, लेकिन CPIM जो है ये अभी भी राष्ट्रीय दल है। क्लियर है? वहीं आगे NPP यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 6 ऐसी पार्टी है जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। अगला जो टॉपिक है वो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये क्या है? तो याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म है इसको कहते हैं VVP। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इसकी चर्चा या इसकी घोषणा कब हुई थी? तो याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अर्थात VVP की जो घोषणा है वो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा बजट भाषण 2022-23 के दौरान की गई थी। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा किस बजट के दौरान की गई थी, तो याद रखिएगा 2022-23 के दौरान। और किसने कहा था? केंद्रीय वित्त मंत्री ने। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अब चर्चा में क्यों है? अगर इसकी चर्चा 2022-23 के बजट में हुई थी, तो इसलिए अब चर्चा है क्योंकि 10 अप्रैल 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च कर दिया। और ये लॉन्च कहां किया? तो याद रखिएगा, अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 10 अप्रैल 2023 को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में जो गांव है जिसका नाम है किबीतू। क्या नाम है? किबीतू। किबीतू गांव में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया अमित शाह ने। और ये जो किबीतू गांव है ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में है। स्पष्ट हो गया? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये केंद्र प्रायोजित योजना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात जो पूछी जा रही है कि इसकी मंजूरी कब से कब तक के लिए, तो ड्यूरेशन क्या है? तो याद रखिएगा 2022-23 से 2025-26 के लिए इसको मंजूरी मिली है। क्लियर है? किसको? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को 2022-23 से 2025-26। याद रखिएगा 2022-23 से 2025-26 के लिए जो वित्तीय आवंटन है वो कितने का है? 4800 करोड़ का। कितने का है? 4800 करोड़ का। और याद रखिएगा, ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसके तहत 4 राज्यों, अब वो 4 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए इसमें शामिल किया गया। अब देखिए, मैं इसको और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखिए, आपको केवल याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड और साथ ही साथ संघ शासित प्रदेश लद्दाख के 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए इसमें शामिल किया गया। क्लियर है? और पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांव की पहचान की गई है। और ये जो 662 प्राथमिकता के तौर पर है, उनमें से 455 तो अरुणाचल प्रदेश के, और अरुणाचल प्रदेश के किबीतू गांव में ही ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया अमित शाह ने। और अरुणाचल प्रदेश
चीन से सटा है और अरुणाचल प्रदेश को लेकर दावा करता है चीन, इसीलिए भारत की प्राथमिकता यह है कि अरुणाचल प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के कार्य किए जाए ताकि वहां पर एक अच्छा माहौल बने। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्राथमिकता के तौर पर 662 गांवों की पहचान की गई, जिसमें 455 गांव अरुणाचल प्रदेश के हैं। क्लियर? इतनी बात आपको यहां पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ध्यान रखनी है। और याद रखिएगा, वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। क्लियर है? ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो टॉपिक है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023। यानी मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन 3 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव कंडक्ट हुए थे उसके संदर्भ में यहां पर चर्चा हो रही है। तो आइए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन राज्यों के नाम याद रखिएगा कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा के चुनाव हुए और ये जो चुनाव परिणाम है वो कब है? 2 मार्च 2023 को। किन राज्यों में? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, राज्यों के नाम याद रखिएगा। हम लोग सबसे पहले बात कर लेंगे मेघालय की। देखिए, मेघालय विधानसभा चुनाव के संदर्भ में जो आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 10वीं जो मेघालय विधानसभा थी उसकी अवधि समाप्त हुई थी, तो 11वीं मेघालय विधानसभा के गठन के लिए 2023 में मेघालय में चुनाव हुआ। क्लियर है? स्पष्ट याद रखेंगे कि 11वीं मेघालय विधानसभा को एस्टैब्लिश करने के लिए मेघालय में 2023 में चुनाव हुए। क्लियर है? हाँ, अब यहां पर देखिए, जो चुनाव संपन्न हुए 2023 में, एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। जो मेघालय राज्य है, यहां पर जो विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है, यानी विधानसभा में जो सीटों की संख्या है मेघालय में, वो 60 है। क्लियर है? याद रखेंगे, मेघालय में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 है। याद रखिएगा, इन 60 सीटों में मेघालय में 55 सीटें तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। याद रखिएगा, मेघालय में टोटल 60 सीटें और 60 में से 55 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व है और वहीं अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। क्लियर है? यहां पर अगर हम बात कर लें कि परिणाम क्या हुआ मेघालय चुनाव का, तो याद रखिएगा, मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पार्टी अर्थात एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। यानी मेघालय में जो 11वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हुआ, इस चुनाव में नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपना नाम दर्ज किया। और आप सभी को पता है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के जो नेतृत्व करता है वो कौन है? कोनराड के संगमा। और एक बात और यहां पर जरा कोरिलेट करिए कि जो अभी आपने राष्ट्रीय दलों की संख्या देखी थी, टोटल 6 है, उसमें ये एनपीपी शामिल था। नेशनल पीपुल्स पार्टी जो कि मेघालय की है, ये राष्ट्रीय दल है। याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय दल के तौर पे जो पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये किस राज्य में बेसिकली, तो ये मेघालय में, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हाँ, तो कोनराड के संगमा इसके मुख्यमंत्री बने और याद रखिएगा, कोनराड के संगमा लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री बने। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो उप मुख्यमंत्री बने हैं मेघालय में, उसमें एक नाम है प्रिस्टोन टाइन सॉन्ग। क्या नाम है? प्रिस्टोन टाइन सॉन्ग। और दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम है सिन आव भलंग। क्या नाम है? सिन आव भलंग। और दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम है प्रिस्टोन टाइन सॉन्ग। क्लियर? इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा। और जो 11वीं मेघालय विधानसभा है, इसके अध्यक्ष के तौर पर कौन बने हैं? एनपीपी के थॉमस ए संगमा। क्लियर? कोनराड ए संगमा मुख्यमंत्री और थॉमस ए संगमा 11वीं मेघालय के अध्यक्ष। इसमें सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी ने, 26 सीटें। अगला देखिए, अगला जो राज्य है वो है नागालैंड। याद रखिएगा, नागालैंड विधानसभा में 13वीं विधानसभा की समाप्ति हुई, यानी नागालैंड में 14वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न हुआ 2023 में। क्लियर है? मेघालय में 11वीं विधानसभा के लिए और नागालैंड में 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ। यहां पर भी एक चरण में चुनाव संपन्न हुआ। याद रखिएगा, जो नागालैंड राज्य है, इसमें विधानसभा की जो कुल सीटों की संख्या है वो कितनी है? 60। क्लियर है? और याद रखिएगा कि जो नागालैंड में कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 60 है, इसमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि नागालैंड की, जैसे अभी आपने कहा कि 60 में 59 सीट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है, और जो नागालैंड में निर्वाचन चुनाव संपन्न हुए वो केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों में हुए। क्यों? क्योंकि नागालैंड राज्य की एक सीट है जिसका नाम क्या है? उस सीट का नाम है अकुलुटो। क्या नाम है? अकुलुटो। ये जो अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र है, यहां से भारतीय जनता पार्टी के काझेतो किनिमी निर्विरोध जीत गए। यानी नागालैंड में 60 सीटें हैं, 60 में से 59 सीट अनुसूचित जनजाति से है और 59 सीट जो है इसी पर चुनाव हुए, क्योंकि एक जो सीट थी नागालैंड की उसका नाम है अकुलुटो, यहां से भारतीय जनता पार्टी के काझेतो किनिमी निर्विरोध जीत गए। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये जो तथ्य है ये प्रश्न को बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि ये अलग तथ्य है, ये कुछ यूनिक हुआ वहां पर नागालैंड में। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वहां पर किसकी सरकार बनी, तो याद रखिएगा वहां पर सरकार बनी किसकी? नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये जो
भारतीय जनता पार्टी और वहां पर जो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी थी, एनडीपीपी, क्लियर है, इन्हीं के कोलैबोरेशन से वहां पर सरकार स्टैब्लिश हुई। यानी यहां पर एनडीपीपी ने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की 25, और उसके बाद 12 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और याद रखिएगा, नागालैंड के इतिहास में पहली बार किसी महिला ने निर्वाचन जीता है। उन महिला का नाम क्या है? उनका नाम है एनडीपीपी की है हेकानी जखालू। क्या नाम है? हेकानी जखालू। तो याद रखिएगा, नागालैंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला विधायक बनी, और उन महिला का नाम क्या है? हेकानी जखालू। और किस पार्टी से है? एनडीपीपी से। क्लियर है? अब देखिए, एनडीपीपी की हेकानी जखालू जो है ये विधायक बनी, और ये किस निर्वाचन क्षेत्र की है? तो याद रखिएगा, ये जिस निर्वाचन क्षेत्र की है उसका नाम है दीमापुर थर्ड। यानी दीमापुर थर्ड निर्वाचन क्षेत्र से हेकानी जखालू जीती, और इस प्रकार वो नागालैंड के इतिहास में पहली बार महिला विधायक बनी। और एक और महिला प्रत्याशी विधायक बनी, वो भी एनडीपीपी से ही है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है सलहौतु ओनुओ क्रूस। इन्होंने पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करके ये विधायक बनी। तो याद रखिएगा, एनडीपीपी की हेकानी जखालू विधायक बनी पहली बार, इनके निर्वाचन क्षेत्र का नाम है दीमापुर थर्ड। और वहीं एनडीपीपी की दूसरी महिला प्रत्याशी थी सलहौतु ओनुओ क्रूस, ये पश्चिमी अंगामी से विधायक बनी। क्लियर हो गया? और याद रखिएगा कि जो एनडीपीपी के नेता हैं नेफ्यू रियो, क्या नाम है? नेफ्यू रियो, ये 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री, यानी नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नेफ्यू रियो। किस पार्टी से है? एनडीपीपी से है, और ये 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड में मुख्यमंत्री के तौर पर बने। अगर हम नागालैंड के उप मुख्यमंत्री की बात कर लें तो यहां पर 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पहले उप मुख्यमंत्री का नाम है टी.आर. जेलियांग। क्या नाम है? टी.आर. जेलियांग। और नागालैंड के दूसरे उप मुख्यमंत्री का नाम क्या है? यानथुंगो पैटर्न। क्या नाम है? यानथुंगो पैटर्न। क्लियर? थोड़ा सा नाम टफ लगेगा, लेकिन इसको ध्यान में आप रखिएगा। अगला देखिए, और जो 14वीं नागालैंड विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? सेरिगेन लोंगकुमेर। याद रखिए। अगला देखिए, अगला जो राज्य है वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा के संदर्भ में याद रखिएगा कि यहां की 12वीं विधानसभा समाप्त हुई, और त्रिपुरा की 13वीं विधानसभा की एस्टेब्लिशमेंट के लिए त्रिपुरा में 2023 में चुनाव संपन्न हुए। यहां पर भी एक चरण में ही मतदान हुए। अगर हम त्रिपुरा की विधानसभा सीटों की संख्या की बात कर लें तो त्रिपुरा में विधानसभा की जो सीटों की कुल संख्या है वो कितनी है? 60। यानी त्रिपुरा में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 60, नागालैंड में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 60, और मेघालय में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या 60। क्लियर है? और जो त्रिपुरा में कुल 60 सीटें हैं विधानसभा की, इसमें से 10 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जातियों के लिए, और 20 सीटें ऐसी हैं जो अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व है। क्लियर? अगर हम बात करें कि यहां परिणाम क्या है, तो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी रहे इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने कुल मिलाकर 33 सीटें जीती। क्लियर? और याद रखिएगा, त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री बने वो बने माणिक साहा। कौन बने? माणिक साहा। तो याद रखेंगे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने दूसरे कार्यकाल के लिए कौन? माणिक साहा। नाम याद रखिएगा। अगला देखिए, और अगर हम बात कर लें कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने, तो याद रखिएगा, विधानसभा के जो अध्यक्ष बने उनका नाम है विश्व बंधु सेन। ठीक है? क्या नाम है? विश्व बंधु सेन। और अगर मैं ये पूछूं कि वो किस क्रम की त्रिपुरा की विधानसभा के अध्यक्ष बने, तो आपका जवाब क्या होगा? 13वीं। तो याद रखेंगे, 13वीं त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने? विश्व बंधु सेन। क्लियर हो गया? इतनी बात आपको यहां पर इस टॉपिक में याद रखनी है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर सबसे ज्यादा 32 सीटें जीती थी। अगला जो टॉपिक है वो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। देखिए, ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 है, ये रिपोर्ट प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों, जिसमें पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, इनकी क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। क्लियर? यानी जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है ये क्या करती है? राज्यों में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों के आधार पर, जिसमें पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता है, इनके आधार पर क्षमता को मापने के लिए, इनकी क्षमता को मापने के लिए ये रिपोर्ट आती है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि ये 2022 की जो रिपोर्ट 4 अप्रैल 2023 को प्रकाशित हुई, ये किस संस्करण की रिपोर्ट थी? तो याद रखिएगा, जो 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं IJR 2022, ये तीसरे संस्करण की रिपोर्ट थी। याद रखिएगा, कौन सा संस्करण था? तीसरा संस्करण था। तो इसका पहला संस्करण कब आया? यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का पहला संस्करण कब आया? तो याद रखिएगा, इसका पहला संस्करण 2019 में आया था। तो याद रखेंगे, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का पहला संस्करण 2019 में आया, और जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 आई 4 अप्रैल 2023 को, ये तीसरा संस्करण था। क्लियर है? यहां पर जो आपको बात ध्यान रखनी है
कि इसमें राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किया है। तो कितने संकेतक के आधार पर? 102 संकेतक के आधार पर। क्लियर है? अगर हम बात कर लें कि ये जो रिपोर्ट है आईजेआर 2022, आईजेआर का फुल फॉर्म क्या होगा? आईजेआर का मतलब है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। क्लियर है? इसमें बड़े राज्यों में अगर हम बात करें तो कर्नाटक श्रेष्ठ राज्य है, यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों में नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटक। और वहीं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी आईजीआर 2022 में बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश। ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का 18वां रैंक है, याद रखिएगा। यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, आईजीआर 2022 में बड़े राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 पर और बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर 18वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि छोटे राज्यों में अगर हम बात करें कि किसका अच्छा प्रदर्शन है तो वह है सिक्किम, और छोटे राज्यों में सबसे अंतिम स्थान पर गोवा है। किस रिपोर्ट में? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। क्लियर है? अगर हम बात कर लें, और हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ और संकेतक कितने? 102। क्लियर है? अब देखिए यहां पर अगर हम बात कर लें कि ओवरऑल कैटेगरी यानी आईजीआर 2022 में कर्नाटक नंबर 1 पर है, तमिलनाडु दूसरे पे है और तेलंगाना तीसरे पे। क्लियर है? लेकिन अगर हम पुलिस वाले लाइन में देखें, यानी पुलिस स्तंभ में देखें तो नंबर 1 पर कौन है? तेलंगाना। केवल नंबर 1 देख लीजिए। जेल प्रणाली में नंबर 1 तमिलनाडु, न्यायपालिका में नंबर 1 तमिलनाडु। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगर हम अंतिम 3 राज्य की बात कर लें तो हमने अभी आपसे कहा कि अगर हम आईजीआर 2022 की बात करें तो इसमें 18वें स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, आईजीआर 2022 में। और वहीं आईजीआर 2022 में यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का 16वां स्थान है। क्लियर है? यानी आईजीआर 2022 की ओवरऑल रैंकिंग में सबसे निचला पायदान उत्तर प्रदेश का 18वां पोजीशन, बिहार का 16वां पोजीशन है, नंबर 1 पर कर्नाटक है आईजीआर की ओवरऑल रैंकिंग में। ठीक है? कर्नाटक नंबर 1 पर है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो है एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। देखिए एमवी गंगा विलास पर चर्चा होने से पहले जरा इसके कुछ बैकग्राउंड को समझ लीजिए। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 ये कब लागू हुआ? अगर ये प्रश्न पूछ ले तो आपका जवाब होगा 12 अप्रैल 2016 को। तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लागू हुआ और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि इसी राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 कितने? 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, जिसमें 5 वर्तमान में हैं और 106 नए, यानी 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित हुए और 5 वर्तमान के। ठीक है? और अगर टोटल कर लें तो 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया। किसके तहत? राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत। क्लियर हो गया? अब यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि देश के ऐसे 24 राज्य हैं जिसमें विस्तृत राष्ट्रीय जलमार्गों की जो कुल लंबाई है वो 20,275 किलोमीटर है। क्लियर है? तो याद रखेंगे 24 राज्यों में विस्तृत राष्ट्रीय जलमार्गों की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 20,275 किलोमीटर। क्लियर है? इतनी बात यहां पर ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? एमवी गंगा विलास की। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी 2023 को, कब? 13 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज, विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज जिसका नाम क्या है? एमवी गंगा विलास, इसको हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया। कहां से रवाना किया? वाराणसी से। किस तिथि को? 13 जनवरी 2023 को। याद रखिएगा ये 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले में एक जगह है जिसका नाम है, क्या नाम है? बोगीबील। क्या नाम है? बोगीबील। यहां पर ये कंप्लीट हुआ। यानी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी से चला एमवी गंगा विलास और 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबील में जाकर ये पूर्ण हुआ और इसने 3200 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो एमवी गंगा विलास जो क्रूज है इसने किन राष्ट्रीय जलमार्ग को देखा, यानी किससे होकर, किस राष्ट्रीय जलमार्ग से होकर इसने अपनी 3200 किलोमीटर की यात्रा को पूरा किया, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। यानी ये जो एमवी गंगा विलास है जो वाराणसी से यात्रा करके और ये पहुंचा आपके असम तक, इसने 2 राष्ट्रीय जलमार्ग को तय किया। एक है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न और स्टैटिक पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो कहां से कहां तक है? तो आपका जवाब होगा हल्दिया से प्रयागराज।
और जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है वो कहां से है, तो धुबरी से सदिया। याद रखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 तो आप सभी को याद होगा, हल्दिया से प्रयागराज, लेकिन जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है वो कहां से है, धुबरी से सदिया। और याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है ये गंगा, भागीरथी और हुबली नदी प्रणाली पर निर्मित है, वहीं पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली पर बना है। क्लियर हो गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो क्रूज है, ये क्रूज कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरा है। कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर भी गुजरा है और इसने 27 नदी प्रणालियों से ये होकर गुजरा है। क्लियर, इतनी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल थे। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल थे एमवी गंगा विलास में। और ये जो एमवी गंगा विलास क्रूज है इसकी सेवा जो है निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज के द्वारा संचालित थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो एमवी गंगा विलास क्रूज था इसका संचालन किसके हाथ में, तो निजी संचालक थे मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज। क्लियर है, इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है। क्लियर है, देखिए अगर हम लोग बात करें कि ये जो क्षेत्रीय भाषा है इसका उल्लेख हमारे संविधान में कहां पर है, तो याद रखिएगा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया। क्लियर है, तो यहां पर क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय देने वाला जो पहला उच्च न्यायालय है वो कौन है, केरल। और हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया। क्लियर है, यहां से भी प्रश्न आपका बनता है। हम लोगों ने पॉलिटी में इसको बहुत विस्तार में कवर किया है। जिन लोगों ने अभी तक जीएस की पॉलिटी और हिस्ट्री की श्रृंखला को नहीं कवर किया है आप उसको एक बार जरूर पढ़ेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं हमको नहीं अच्छा लग रहा है तो भले आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरे कहने से एक बार आप उसको जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट बनिए, आप उसको करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मैंने ऐसा प्रयास किया है कि आपको वो ज्यादा लाभदायक हो जाए। क्लियर है, तो वहां पर हम लोगों ने इस पर विस्तार में चर्चा की है कि 22 इसमें कौन है, इसमें बाद में कौन ऐड हुई है, इन सभी बातों पर चर्चा हुई है। याद रखिएगा इसमें एक पॉइंट मैं अभी आपको रिकॉल करा दूं, इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। यहीं से एक प्रश्न जरूर बनता है। हम लोग जो बात कर रहे थे कि हाल ही में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब थे जो उस समय, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। यानी जो चीफ जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया। देखिए एक प्रश्न ये पूछा भी जा चुका है, याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था, तो याद रखिएगा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि किस एग्जाम में पूछा था, मैं इसी तरह प्रीवियस ईयर के कई आयोग के प्रश्न पत्र की एनालिसिस कर रहा था तो उसमें मुझे ये प्रश्न दिखा था। याद रखिएगा ये डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सजेशन दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाए। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसके लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय का जो क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए एक समिति गठित की गई थी, वो किसकी अध्यक्षता में थी, तो याद रखिएगा वो अभय ओका जो कि न्यायमूर्ति थे, इन्हीं की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, न्यायमूर्ति अभय ओका साहब। क्या नाम है, न्यायमूर्ति अभय ओका। क्लियर हो गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो ये फैक्ट था जिससे संबंधित ये प्रश्न पूछा जा रहा था कि केरल उच्च न्यायालय ने फरवरी 2023 में क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित किया और इस प्रकार वो भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया। क्लियर है, यानी भारत का वो पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय दिया, तो आपने कहा केरल उच्च न्यायालय। किस भाषा में, तो मलयालम में। क्लियर है, इतनी बात आप यहां पर इस टॉपिक में ध्यान में रखेंगे। और ये जो निर्णय दिया था केरल हाईकोर्ट में, ये वहां के मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायाधीश साजी पी चाली की पीठ ने दिया था। क्लियर है, एस मणिकुमार और साजी पी चाली की पीठ ने, जो कि केरल हाईकोर्ट की है, उन्होंने मलयालम क्षेत्रीय भाषा में अपना निर्णय दिया था और इस प्रकार केरल हाईकोर्ट भारत का पहला उच्च न्यायालय बन गया जिसने क्षेत्रीय भाषा में अपना जजमेंट दिया। इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। देखिए अगर हम इसके संवैधानिक पहलू को देख लें तो जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, या इनके अलावा जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं यानी इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी नियुक्ति का जो संविधान में कार्यक्षेत्र है वो अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 के तहत है। क्लियर है, ये याद रखेंगे, अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमारे संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त
और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है, यानी कोई स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं है जिसके तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाए। अभी तक का जो प्रोसीजर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। यानी वर्तमान जो व्यवस्था है, इसमें प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है, वो जो रिकमेंडेशन करती है राष्ट्रपति को, उसी के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जा रही है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट आता है। याद रखिएगा, 2 मार्च 2023 को सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और कहा कि जो हमारे सीईसी है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, और उनके अलावा जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, यानी चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होगी। और याद रखिएगा, इनकी नियुक्ति का जो प्रोसीजर बताया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ये कितनी सदस्यीय संवैधानिक पीठ का निर्णय था? 5। क्लियर है? अब देखिए उसमें उन्होंने क्या कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। क्लियर है? यानी एक समिति बनाई जाएगी, समिति के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। क्लियर है? अब इस समिति में कौन कौन शामिल होगा? तो याद रखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति होगी वो 3 सदस्यीय समिति होगी। कितने सदस्य? 3 सदस्य। अब इसमें कौन कौन होंगे? तो याद रखिएगा, इसमें प्रधानमंत्री महोदय होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे और भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन 3 लोगों से मिलकर एक समिति गठित होगी। इसी के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति महोदय मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। क्लियर है? फिर आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जैसे मान लीजिए कि अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता तो कोई है नहीं, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो कौन वहां पर शामिल होगा? तो उसमें कहा गया कि लोकसभा में यदि विपक्ष के नेता उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाली विपक्षी दल का नेता इस समिति में सदस्य होगा। अगर मान लीजिए वर्तमान परिस्थिति में देखें तो अगर जो विपक्ष है उसमें किस पार्टी के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि हैं? कांग्रेस के। तो कांग्रेस का कोई लीडर इसमें शामिल हो जाएगा। क्लियर है? अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं है उस कंडीशन में। क्लियर है? और याद रखिएगा, उन्होंने कहा कि जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 के अधीन कोई विधि नहीं बना देती तब तक उपर्युक्त दिशा निर्देश प्रभावी होंगे। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ये निर्णय दे दिया कि भाई अगर आपको कोई और प्रोसीजर चाहिए तो आप संसद में अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 2 में परिवर्तन करवाइए। क्लियर है? और अगर नहीं करते हैं तब तक यही 3 सदस्यीय कमेटी राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन करेगी और उसी आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी। और इस 3 सदस्यीय कमेटी में कौन होंगे? प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? और याद रखिएगा, ये जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ का जजमेंट था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे न्यायमूर्ति KM जोसेफ। क्लियर है? तो याद रखिएगा, न्यायमूर्ति KM जोसेफ साहब की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ का ही ये निर्णय है। क्लियर? इतनी बात आप यहां पर ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, यानी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022। इसके संदर्भ में अगला टॉपिक है। हम लोग कल की क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में ही जो राष्ट्रीय परिदृश्य है, इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। कल आपका राष्ट्रीय परिदृश्य कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, केवल कंप्लीट करना उद्देश्य नहीं है, क्वालिटी से बिना किसी कंप्रोमाइज किए। भाई मान लीजिए हम अगर कंप्लीट कर दें एक ही दिन में और वो आपके किसी काम लायक ना हो, तो फिर ऐसी मेहनत करने का मेरा भी कोई अर्थ नहीं है और आपका भी कोई औचित्य नहीं। क्लियर है? ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसलिए बिल्कुल करिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।